तमन्ना एक टैलेंट शो में आई हुई थी जहां इस वक्त कई सारे स्टार अपने टैलेंट से अपने फैंस का दिल जीतकर कई सारे प्राइस मनी ले रहे थे। ज्यादातर फैंस ने डांस किया हुआ था और किसी ने गाना गाया था। इन सब में तमन्ना ने उन सब को अपनी आदित्य की छोटी सी स्टोरी बताई। तमन्ना के फैंस ने उसे गिफ्ट दिया पर इसी के साथ उसकी कमाई सिर्फ 20,000 की हुई। नक्शा तमन्ना का मजाक बना रही थी कि तभी तमन्ना ने जैसी ही नक्शा को जवाब देने के लिए मुंह खुला तो तमन्ना के पीछे की स्क्रीन बदल गई। स्क्रीन पर तमन्ना की प्राइस मनी बढ़ते जा रही थी। सब उस स्क्रीन को हैरानी से देख रहे थे। आखिर ये कौन है जो इतना अमीर है? वहां बैठी हुई ऑडियंस ने कहा। वाह, तमन्ना के फैंस इतने अमीर है क्या? किसी और ने कहा। जजेस भी हैरान थे कि स्क्रीन पर नंबर इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहे हैं। नक्शा ने हैरान होकर खुद से कहा, ये कौन है जो तमन्ना के सपोर्ट में है? क्या तमन्ना का अमीर बॉयफ्रेंड है? नक्शा ये सब सोच रही थी कि तभी स्क्रीन पर दिखाया गया आंकड़ा 1 लाख के ऊपर चला गया और स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम आ रहा था, ADG। सभी लोग असमंजस में थे कि आखिर ये है कौन जिसने यूं ही पैसे दे दिए। वही अपने केबिन में बैठा आदित्य तमन्ना के शो को देखकर अपने असिस्टेंट से बोला, वेल, मुझे लगता है ये अमाउंट बहुत कम है, मुझे और पैसे अपनी वाइफ को देने चाहिए। इस पर असिस्टेंट ने कहा, सर आपने 1.5 लाख रुपए पहले ही दिए हैं। इस वक्त मैम के पास 1.7 लाख रुपए है। आपने अगर और दिए तो किसी को शक हो जाएगा। असिस्टेंट की बात आदित्य को सही लगी। आदित्य ने स्क्रीन पर तमन्ना का शॉक रिएक्शन देखकर खुद से कहा, वेल, मेरी वाइफ ने ही कहा है कि मैं बाहर उसके साथ बॉयफ्रेंड की तरह रहूं। और मैंने भी कहा है कि आदित्य धनराजगिर का अपना ही अलग स्टाइल है, तो क्यों ना? सोचते हुए आदित्य के होठों पर ईविल स्माइल आ गई। वही टैलेंट शो में ADG के बारे में सब लोग पता लगाना चाहते थे कि ये अमीर आदमी है कौन। और ऑनलाइन देख रहे लोगों ने जब तमन्ना के अमाउंट को देखा तो लोग बार बार उसकी परफॉर्मेंस को देखने लगे, जिससे तमन्ना की स्क्रीन टाइम भी बढ़ गई। जजेस अपना फैसला सुनाने जा रहे थे कि तभी नक्शा ने तमन्ना से कहा, तमन्ना ये सब तुमने किया है ना? तमन्ना की भौहें सिकोड़ गई और शो का माहौल गंभीर हो गया। रिपोर्टर को मसाला मिलने वाला था। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने क्या किया? मैं यहां सबके सामने खड़ी हूं। तमन्ना ने उसके सवाल का जवाब दिया। झूठ, मुझे तो लगता है तुमने पहले ही किसी से कह दिया होगा कि अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस कम रहा तो वो इंसान पैसे देकर तुम्हारी मदद करे। नक्शा ने एक इल्जाम लगाकर कहा। तो ये सब सुनकर सब तमन्ना को शक भरी नजरों से देखने लगे। क्या सच में तमन्ना ने ऐसा किया? मुझे तो यकीन नहीं होता। ये सेलिब्रिटी लोग वाकई गिरे हुए होते हैं। लोग तमन्ना में बारे में बातें बनाने लगे। तो तमन्ना ने नक्शा को जवाब देते हुए कहा, तुम हार गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ। नक्शा एक पल के लिए सकपका गई, क्योंकि उसने इतने बड़े टैलेंट शो में तमन्ना के ऊपर इल्जाम लगाया था। हाँ, सबूत दो। तुम तमन्ना को बदनाम नहीं कर सकती हो। ये नक्शा कभी सुधर नहीं सकती। तमन्ना के फैंस ने नक्शा पर वार करते हुए कहा। तो नक्शा को तमन्ना पर बहुत गुस्सा आया। वाकई में ये तमन्ना बहुत चालाक है। वही मोबाइल स्क्रीन पर आदित्य ने जब ये देखा तो उसने असिस्टेंट से कहा, पता लगाओ कि ये नक्शा किस कंपनी की आर्टिस्ट है। अब मैं इसका नक्शा ही बिगाड़ दूंगा। आदित्य की बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। असिस्टेंट केबिन से बाहर गया और काम पर लग गया। वही शो में नक्शा ने तमन्ना से कहा, तुम सबूत की बात कर रही हो ना हो ये जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, सीक्रेट बॉयफ्रेंड। नक्शा ने सबूत से बचने के लिए तमन्ना के सीक्रेट बॉयफ्रेंड का दावा किया, जिससे कि वो सबूत देने से बच जाए। तमन्ना को अब नक्शा पर गुस्सा आने लगा था। नक्शा, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां तुम मुंह खोलो तो सबूत के साथ खोलो,
वरना फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तमन्ना ने फिर से सबूत की डिमांड की। वही आदित्य के असिस्टेंट ने केबिन में अंदर आकर आदित्य को नक्शा की जन्म कुंडली बता दी। इस पर आदित्य ने उससे कहा, स्टारलाइट की HR से कहो कि नक्शा की कंपनी विजन फिल्म्स को नोटिस भेजे। अगर नक्शा नहीं रुकी तो हमारी पुलिस आगे का एक्शन लेगी। उसके कहने पर असिस्टेंट ने बिल्कुल वही किया। शो में तमन्ना और नक्शा की बहस बढ़ती जा रही थी कि शो के होस्ट और टैलेंट शो के ऑर्गेनाइजर को एक लेटर गया और साथ ही उन्हें जो न्यूज़ मिली उससे वो सब लोग डर गए। होस्ट ने नक्शा को थोड़ा गुस्से में हुए कहा, मिस नक्शा, कुछ भी बोलने से पहले अपना एक बार फोन देख ले। नक्शा को ये अजीब लगा। इसी के साथ नक्शा की असिस्टेंट जल्दी से नवशा के पास आकर बोली, नक्शा मैम, आप ये क्या कर रही है? आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या मतलब है तुम्हारा? नक्शा ने घबराकर पूछा। उसे कुछ गलत होने का आभास हो गया। कंपनी से फोन आया था। आपने जो तमन्ना पर बिना सबूत के इल्जाम लगाया है उसके लिए स्टारलाइट ने मानहानि का केस किया है। अब आपको जल्दी कंपनी चलना चाहिए वरना आपकी इमेज का सत्यानाश हो जाएगा। असिस्टेंट ने उसे सब बताया। नक्शा ने ये सब सुनकर एक नज़र गुस्से में तमन्ना को देखा। तमन्ना के होठों पर थोड़ी ईविल मुस्कान थी। होस्ट ने नक्शा से कहा, शो के ऑर्गेनाइजर ने फैसला किया है कि आपको इस शो से बाहर निकाला जाता है। नक्शा ने अपने बाल झटके और कहा, मुझे भी अब रुकने का शौक नहीं। कहकर वो अपने असिस्टेंट के साथ बाहर चली गई। बाहर मौजूद फैंस नक्शा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। नक्शा दम दबा के भाग रही है। हे, क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है क्या? नक्शा बाहर मीडिया और फैंस से बचते हुए अपने कार में आई और वहां से निकल गई। इसी के साथ तमन्ना को विनर अनाउंस किया। मिस तमन्ना, आप कुछ कहना चाहती है? शो के होस्ट ने पूछा। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने सारे फैंस को जिन्होंने मेरा साथ दिया, और खासतौर उस शख्स को जिसने मुझे जिताया। मैं नहीं जानती हूं कि आप कौन है, पर फिर भी आपको दिल से शुक्रिया। तमन्ना ने सबको थैंक्स कहा। सभी ने वहां तमन्ना के लिए तालियां बजाई। ऑफिस में मौजूद असिस्टेंट खुद को आदित्य की तारीफ करने से रोक नहीं पाया। वैसे सर, आप बॉयफ्रेंड का पहला स्टेज पार कर चुके हैं। आदित्य ने उससे पूछा, पहला स्टेज मतलब? सर, क्या आपको इस बारे में पता नहीं? असिस्टेंट ने थोड़ी हैरानी से पूछा, पर आदित्य के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया कि आदित्य को इसकी कोई नॉलेज नहीं है। असिस्टेंट ने अपना गला साफ किया और कहा, सर, सुना है अच्छे से अच्छा बॉयफ्रेंड बनने के लिए अलग अलग स्टेज पार करने होते हैं, और मार्केट में अब तो इसको लेकर कई सारी किताबें आई है। इससे अच्छे टिप्स मिलते हैं और लड़कियां आसानी से पड़ जाती है। आदित्य बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। उसे वाकई में इसके बारे में नहीं पता था। तभी आदित्य ने भौहें सिकोड़कर उससे पूछा, सारा वक्त तो तुम मेरे काम में लगे रहते हो, तो तुम्हें इन सब में बारे में कैसे पता चला? ये सुनकर असिस्टेंट के गाल लाल हो गए। सर, स्कूल में एक टीचर मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी। उसने इतना ही कहा था कि तभी आदित्य ने उससे तंज कसते हुए कहा, इसके आगे की कहानी मैं समझ गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि तुम आज असिस्टेंट बन गए। असिस्टेंट एकदम खामोश हो गया। आदित्य ने उससे कहा, मार्केट से एक बुक लेकर आओ, मैं भी देखूं आखिर लड़कियां पटाई कैसे जाती है। असिस्टेंट ने सर हिलाया और वहां से चला गया। नक्शा जब कंपनी पहुंची तो डायरेक्टर ने उसे बहुत सुनाया और कहा, तमन्ना अब बोर्न स्टार में नहीं है जहां तुम उसे कुछ भी सुनाकर चली जाओगी। अब वो स्टारलाइट से जुड़ गई जहां हर बात का जुर्माना लगता है। नक्शा ने अपना सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, पर मेरे होते हुए तमन्ना टैलेंट शो जीत जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। नक्शा, तुम्हें आइडिया भी है कि हमें 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है? डायरेक्टर ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा। नक्शा कब से उसके गुस्से को झेल रही थी। उसने मौका देखा और डायरेक्टर के पास जाकर बड़ी अदा से बोली, अगर आप चाहे तो मैं इसकी कीमत आपको दे सकती हूँ।
कहते हुए नक्शा के होठों पर शरारती मुस्कान थी। डायरेक्टर ने उसके इस मुस्कान को देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? डायरेक्टर उसका इशारा समझ रहा था, पर वो कन्फर्म होना चाहता था। नक्शा ने उसके टेबल पर रखा रिमोट उठाया और एक बटन दबा दिया। अगले ही पल रूम की खिड़की और दरवाजे बंद हो गए। नक्शा जाकर डायरेक्टर की गोद में बैठकर बोली, डायरेक्टर सर, कीमत अभी लेंगे या रात में? कहते हुए नक्शा ने एक हाथ डायरेक्टर के गले में डाल रखा था तो दूसरा हाथ की उंगलियों से उसके चेहरे पर घुमा रही थी। डायरेक्टर ने जब नक्शा को ये करते हुए देखा तो उसके अंदर का जानवर बाहर आ गया। तुम्हें अच्छे से पता है कि कीमत कैसे अदा करते हैं? कहते हुए डायरेक्टर के हाथ नक्शा के जांघों पर यहाँ वहाँ चल रहे थे। शाम होने पर तमन्ना के फोन पर एक मैसेज आया, जिसके बाद उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी मेंशन नहीं, घर लेकर चलो। कुछ देर बाद तमन्ना घर पहुंची और गौर से उस घर को देखने लगी। ये आदित्य और उसका घर था। कई दिनों से मेंशन में रहने के बाद वो आज यहाँ आई थी। बटलर ने तमन्ना को देखकर पूछा, मैडम बाहर क्यों खड़ी है? अंदर चलिए। इस पर तमन्ना ने कहा, नहीं, मैं आदित्य के साथ ही अंदर आऊंगी। बटलर ये सुनकर मुस्कुराया और घर के अंदर आया। तमन्ना वही गार्डन में लगे झूले पर जा बैठी। काफी देर बाद आदित्य की कार की आवाज वहां आई। तमन्ना के चेहरे पर चमक और होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। आदित्य जब कार से बाहर आया तो उसकी नजर भी गार्डन में मौजूद तमन्ना पर गई और वो उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो तमन्ना के करीब पहुंचा वैसी ही तमन्ना ने उसे किस कर लिया। आदित्य शॉक हो गया। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर अगले ही पल उसने तमन्ना की कमर को कस के पकड़ लिया और फिर एक लंबी किस उनके बीच शुरू हो गई। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए। तमन्ना सांसें लेने लगी। मैं जीत गई, तमन्ना ने खुशी से उसे बताया। आदित्य ने उसके माथे को चूमकर कहा, वेल, मैं जानता था और तुम्हारी इस जीत के लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? तमन्ना ने पूछा तो आदित्य ने अपने कोट से एक गुलाब का फूल निकाला और तमन्ना की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए। तमन्ना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य उसे फूल देगा। तमन्ना का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि वो एक गुलाब का फूल था, पर तमन्ना के लिए ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने उसे आसमान से चांद तोड़कर ला दिया हो। तमन्ना ने शर्माते हुए उस फूल को लिया और फिर आदित्य के गले लिपट गई। आदित्य ने उससे पूछा, क्या तुम बाहर डिनर करना चाहोगी या फिर घर पर? तमन्ना ने सोचकर उससे कहा, वेल, बाहर चलते हैं, किसी शांत जगह पर जहां हम और तुम हो। आदित्य फौरन मान गया और उसे लेकर चला गया। अगले दिन तमन्ना ने आदित्य से कहा, आज से कुछ और नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली हूं। अगर ये भी अच्छा रहा तो सब कुछ काफी स्मूथली जाएगा। तुम जो सब कुछ कर सकती हो, आदित्य ने उसे कहा। तमन्ना मुस्कुराई और अपने काम पर और भी फोकस करने लगी। अगले एक हफ्ता यूं ही बीत गया। आदित्य इन दिनों काफी में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था और प्रेसिडेंशियल पैलेस में कबीर परेशान हो रहा था। कबीर ने अपना फोन लिया और आदित्य को फोन लगाया। दूसरी तरफ आदित्य मीटिंग में बिजी था, पर जैसे ही उसका फोन बजने लगा तो पहले उसने इग्नोर किया। असिस्टेंट ने धीरे से आदित्य के कान में कहा, सर, प्रेसिडेंट का फोन है। आदित्य ने अपने सामने मौजूद लोगों को देखा और उन्हें एक्सक्यूज कर बाहर आया। आदित्य ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, सामने की तरफ से कबीर ने थोड़ा नाराजगी में कहा, आदित्य, क्या तुम बताओगे कि तुम मेरा काम आखिर कब करोगे? कबीर ने मुद्दे पर आकर कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य को याद आया कि आखिर कबीर ने उससे क्या करने के लिए कहा था। पर इन दिनों तमन्ना और आदित्य प्यार में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें ना सुबह की फिक्र होती ना तो उनकी रात का पता होता। आदित्य ने उससे कहा, भड़को मत, बताओ कब करना है किडनैप? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, आज करना है। शाम तक अगर ये काम हो जाए तो बहुत मेहरबानी तुम्हारी। आदित्य ने सोचते हुए कहा, ठीक है।
मैं आज ही ब्लैक गैंग से बात करता हूँ, उनमें से कोई ये काम कर देगा। कबीर को अब आश्वासन हो गया कि आज उसका काम हो जाएगा। तभी आदित्य ने उससे पूछा, वैसे तुम्हें किडनैप क्यों करना है? आखिर उसने महान प्रेसिडेंट का क्या बिगाड़ा है? कबीर ने उससे कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सवाल पूछने और जवाब जानने का हक तुम्हें नहीं है। कबीर, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हें उस लड़की के साथ जो करना है करो, पर तुम उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकते हो। अकीको के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्हें ये याद रखना होगा। आदित्य ने कबीर को याद दिलाते हुए कहा, आदित्य तुम इस रिश्ते का सच जानते हो। अब अगर इसके बावजूद तुम और तुम्हारा परिवार अकीको को जबरदस्ती गले बांधना चाहता है तो ठीक है, पर मैं अपने दिल से देवयांशी को कभी जाने नहीं दूंगा। कबीर ने भी अपनी बात रखी। ये सुनकर एक पल के लिए आदित्य खामोश हो गया। अकीको जैसी भी है आदित्य की छोटी बहन है, और रही बात देवयांशी की तो वो आदित्य के लिए क्या मायने रखती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आदित्य ने उससे कहा, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। क्या बात है? आदित्य धनराजगीर सॉरी बोलना सीख गया। कबीर ने आदित्य से मजाक करते हुए कहा, जब सच्चा वाला प्यार होता है ना तब आदमी सब कुछ सीख जाता है। आदित्य ने अपने प्यार तमन्ना का जिक्र करते हुए कहा। कबीर ने उससे कहा, तुम्हारा प्यार तुम्हें मुबारक, अब मेरा काम करो। इतना कहकर कबीर ने फोन रखा। आदित्य ने गहरी सांस ली और किसी को फोन किया। वही शॉपिंग मॉल में समर्थ आज समीरा को अपने साथ लेकर आया था। समीरा ने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ आना था तो अकेले आते, मुझे लेकर आने की क्या जरूरत थी? इस पर समर्थ ने उससे कहा, तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर आने में इतनी चीड़ क्यों हो रही है? अमेरिका में तो तुम हमेशा आती थी। वो अमेरिका था और ये इंडिया। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई देखे। समीरा ने इतना कहकर अपने मुंह को बुरखे से कवर कर लिया। क्या तुम इस बात से डरती हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आ जाएगा? समर्थ ने धीमी आवाज में पूछा। समीरा के पैर एकदम से रुक गए। अपना बेटा खो चुकी हूं। अब मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे मेरी बेटी को छीन ले, समीरा ने उदास आवाज में कहा। वो सालों से अपनी असली पहचान छिपाकर जी रही है। समर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इन बातों को छोड़ो और चलो दीक्षा के लिए शॉपिंग करते हैं। कहकर वो उसे विमेन्स सेक्शन में ले गया। वही मॉल के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से अधेड़ उम्र का हैंडसम आदमी आया, जिसे देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसी के साथ एक लड़की बाहर आई। उसने उस आदमी से कहा, वैसे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उस आदमी ने उससे कहा, पिछली बार उस आदित्य के वजह से हम ठीक से शॉपिंग नहीं कर पाए, पर अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तो चलो हम ठीक से शॉपिंग करते हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि अयांश और दीक्षा थे। दीक्षा ने अयांश की बात सुनकर कहा, हाँ, वैसी भी मेरा 1 महीना पूरा हो गया है और मैं कल से नहीं आने वाली हूँ। मैं वापस विदेश जा रही हूँ, कहते हुए दोनों अंदर आए। दीक्षा के ऐसी की बात सुनकर अयांश को बुरा लगा। वो वाकई में उसे अपनी देवयांशी मानने लगा था। अयांश ने इस वक्त दीक्षा से कुछ नहीं कहा। दीक्षा उसे शॉपिंग के लिए मेन सेक्शन में लेकर आई। दीक्षा ने अयांश से कहा, आपको पता नहीं है, आप बहुत हैंडसम है, इसलिए अब से आप हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे। कहकर उसने अयांश की तरफ एक वाइट टी शर्ट बढ़ाई और उसे कुछ कपड़े दिए। अयांश ने उन सब कपड़ों को लिया और चेंजिंग रूम में चला गया। दीक्षा बाकी की चीजें देख रही थी कि उसे एक आवाज आई, दीक्षा तुम यहाँ। जानी पहचानी आवाज सुनकर दीक्षा ने पलट कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि समर्थ खड़ा उसे हैरानी से देखने लगा। अंकल आप यहाँ? समर्थ ने उसके पास आते हुए कहा, तुम्हारी मॉम को शॉपिंग पर लेकर आया था, पर तुम यहाँ कैसे? समर्थ ने जैसी ही ये कहा कि अमूल्या यहाँ है तो दीक्षा की आंखें बड़ी हो गई। क्या मॉम यहाँ है? दीक्षा ने हैरानी से कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए हैं? समर्थ ने सवालिया नजरों से पूछा।
तो दीक्षा ने परेशान होकर कहा, डैड भी यहाँ है। ये सुनकर समर्थ के होश उड़ गए। अमूल्या और अयांश एक ही शॉपिंग मॉल में है, क्यों ना इनको मिला दे। समर्थ ने आइडिया देते हुए कहा, अंकल ये आइडिया बिल्कुल बकवास है। डैड की दूसरी शादी की बात मॉम को तोड़ने के लिए काफी है। दीक्षा ने परेशान होकर साफ मना करते हुए कहा। वो दोनों सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज आई जिसे सुनकर वो दोनों डर गए। ये दीक्षा की मां समीरा की आवाज थी। सामर्थ कहाँ हो तुम? समीरा ने आवाज दी। इससे पहले कि समीरा उन तक पहुंचती सामर्थ और दीक्षा जल्दी से छिप गए। वो देख पा रहे थे कि कैसे समीरा उन्हें ढूंढ रही है। समर्थ अंकल आप क्यों छिप गए हैं? आप जाइए मॉम को लेकर यहां से, दीक्षा ने समर्थ से कहा। नहीं, तेरी मां से मुझे बहुत डर लगता है। यहां आते ही मैंने उससे तेरे बाप का जिक्र किया था। अगर अब मैं उसके सामने गया तो उसे लगेगा ये मेरा प्लान है। समर्थ ने घबराते हुए कहा। दीक्षा को अपने अंकल पर थोड़ा गुस्सा आया। समीरा यहां वहां देख रही थी कि तभी एक आवाज आई, कैसा लग रहा हूं मैं? कहते हुए अयांश चेंजिंग रूम से बाहर आया। समीरा की पीठ उसके तरफ थी। जैसी ही समीरा ने ये आवाज सुनी उसके आंखें बड़ी हो गई और घबराहट की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वही अयांश ने अपने सामने देखा, वहां दीक्षा कहीं भी नहीं थी। वो उसे आवाज देने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था। हे भगवान प्लीज डैड मेरा नाम मत लेना। छिपी हुई दीक्षा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। वो नहीं चाहती थी कि उसका रज सबके सामने आए। वही समीरा धीरे से पीछे मुड़ी और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पैर जम से गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सालों बाद वो अयांश को देखेगी। वही अयांश अपनी टी शर्ट को देख रहा था। अब तक उसने नजर उठाकर सामने खड़ी औरत को नहीं देखा था। अयांश धीरे से नजर उठाकर सामने खड़ी औरत को देखने वाला था कि वहां एक स्टॉफ आ जाता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रॉली का हैंडल होता है और उस ट्रॉली में काफी सारा सामान होता है। अयांश ने नजर उठाई तो उसने ट्रॉली में लगी हुई काफी सारे न्यू सूटकेस को देखा। समीरा ने स्टॉफ को जाते हुए देखा तो खूर के बुरखे से एक बार और ढककर उस बड़ी सी ट्रॉली के पीछे छिपकर वहां से जाने लगी। अब आप मॉम के पास जाइए और मैं डैड के पास। दीक्षा ने देखा था कि कैसे उसकी मां और उसके डैड का आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए उसने समर्थ को अब जाने को कहा। समर्थ जल्दी से वहां से निकलकर समीरा के पीछे भागा। वही दीक्षा खुद को ठीक कर अयांश के सामने आ गई। हे तुम कहाँ चली गई थी? अयांश ने दीक्षा से पूछा। दीक्षा ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, कहीं नहीं। वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। इस पर अयांश ने मुस्कुराकर कहा, तुमने इतने अच्छे कपड़े दिए। अच्छा तो दिखना ही था मुझे। दीक्षा ने सर हिलाया और कहा, अब चलते हैं यहां से। क्यों? और शॉपिंग नहीं करनी? अयांश ने पूछा। करनी है पर कहीं और से, कहकर वो अयांश को वहां से लेकर जाने लगी। वही समीरा इस वक्त समर्थ के गले लगकर खूब रोने लगी। मैंने उन्हें देखा, कहकर वो फुट कर रोने लगी। समीरा कौन? कौन है समीरा जिसे तुमने देखा? समर्थ ने जानबूझकर पूछा। अपना अतीत अपने अयांश को देखा, कहकर वो रोने लगी। अयांश का नाम सुनकर वो हैरान नहीं हुआ। उसने समीरा को शांत कराकर कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। चलो। समर्थ अब भी चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आए। आखिरकार भले ही अयांश की दूसरी शादी हुई थी, पर अगर समीरा को इसकी सच्चाई पता चली तो वो अयांश को माफ कर देगी। नहीं समर्थ, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। सालों पहले जो हुआ उसके बाद हम दोनों ही एक दूसरे के कसूरवार हैं, समीरा ने रोते हुए कहा। ऐसा तुम सोचती हो, क्या पता अयांश ऐसा ना सोचता हो, समर्थ ने समझाते हुए कहा। समीरा एक पल के लिए सोच में पड़ गई। समर्थ ने उसे लेकर जाते हुए बोला, अब अगर तुम्हें नहीं मिलना तो हम घर चलते हैं। समीरा ने अपना सर हिलाया और उसके साथ जाने लगी। समर्थ ने उसे कार पार्क एरिया में लेकर आया।
अरे, शायद मैंने अपनी चाबी कहीं उस गार्ड को दी थी। तुम रुको, मैं देखता हूँ, कहकर समर्थ बिना उसकी जवाब सुने वहां से भाग गया। समीरा वहीं खड़ी सी रह गई। समर्थ एक दीवार के पीछे आया और उसने सबसे पहले अपना फोन निकाला। वही दीक्षा ने अपने फोन में समर्थ का नाम फ्लैश होते देखा और अयांश को एक्सक्यूज कर वहां से बगल होकर समर्थ का फोन उठाया। जहां कहीं हो पार्किंग एरिया में आकर मुझसे मिलो, गेट नंबर 6 पर। इतना कहकर समर्थ ने फोन काटा। अब अगर वो दीक्षा की बात सुनता तो दीक्षा भी उसे मना कर देती। मैं चाहता हूं जाने से पहले तुम अपने अंदर का गिल्ट खत्म कर लो अमूल्या, समर्थ ने खुद से कहा। वही समर्थ की बात सुनकर अयांश के साथ पार्किंग एरिया में दीक्षा आई और अयांश से बहाना बनाकर बोली, वो मैं शायद कुछ भूल गई, अभी आई, कहकर वो अयांश को छोड़कर चली गई। अयांश कुछ समझ ही नहीं पाया। वो अपनी गाड़ी निकालने के लिए आगे बढ़ गया। वही समर्थ के जाने के बाद से समीरा काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसे आसपास कुत्ते भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर समीरा डर गई। समीरा ने देखा थोड़ी दूर पर एक कुत्ता उसे देखकर भौंक रहा था। ये देखकर समीरा थोड़ा पीछे हुई, पर कुत्ता थोड़ा और करीब आया। जैसी जैसी समीरा पीछे जाती वैसे वैसे कुत्ता और नजदीक आता। समीरा अब वहां से भागने लगी थी। कुत्ता बड़ी तेजी से उसके पीछे भागने लगा था। कार पार्किंग में समीरा ने देखा थोड़ी दूर पर एक कुत्ता उसे देखकर भौंक रहा था। ये देखकर समीरा थोड़ा पीछे हुई, पर कुत्ता थोड़ा और करीब आया। जैसी जैसी समीरा पीछे जाती वैसे वैसे कुत्ता और नजदीक आता। समीरा अब वहां से भागने लगी थी। कुत्ता बड़ी तेजी से उसके पीछे भागने लगा था। बचाओ बचाओ मुझे, कहते हुए समीरा भागने लगी। वही अपनी गाड़ी के पास अयांश जा रहा था कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आखिर हुआ क्या, कहकर अयांश उस ओर बढ़ गया। यहां समीरा भागते हुए थक गई थी और वो पीछे कुत्ते को देख रही थी। इसी चक्कर में वो सामने से आ रहे अयांश से टकरा गई। अयांश ने वक्त रहते उसके कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचा लिया। समीरा ने अयांश को देखा तो वो मन ही मन बोली, हे भगवान, एक तरफ कुवा तो एक तरफ खाई। समीरा को डर लग रहा था। और वही अयांश ने समीरा को खुद की बाहों में झूलते देखा। अयांश ने देखा कि वो एक लेडी है जिसने बुर्का पहना हुआ है और उसका चेहरा आधा ही दिखाई दे रहा है। तभी कुत्ता नजदीक आकर भौंकने लगा। अयांश इससे पहले कि समीरा को देख पाता, कुत्ते की आवाज से उसका ध्यान भटका। अयांश ने समीरा को सीधा किया और अपने पीछे करते हुए कहा, कोई नहीं, मैं हूं आपके साथ, कहकर उसने अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। समीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वही अयांश का भी कुछ यही हाल था। ना जाने समीरा के हाथ से उसे जानी पहचानी छुवन का एहसास हो रहा था। अयांश ने अपना ध्यान कुत्ते पर लगाया और उसने उसे अच्छे से शांत करवा कर भगाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में कुत्ता अयांश से डरकर वहां से भाग गया। अयांश ने राहत की सांस लेकर पीछे पलटकर समीरा को देखा। समीरा जिसने अभी अभी राहत की सांस ली थी, वो एक बार फिर अयांश को देखने लगी। आपकी मुसीबत तो गई, अयांश ने मुस्कुराकर कहा। सालों बाद अयांश को मुस्कुराता हुआ देखकर समीरा बस उसे एकटक देखती रह गई। अयांश ने अपना गाल साफ करते हुए कहा, क्या आप थैंक यू नहीं कहेंगी? इस पर समीरा ने तुरंत कहा, जी शुक्रिया। उसने जैसे ही ये कहा उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अयांश जब से उससे मिला था उसे उस पर शक था। बुरखे से दिखाई देती समीरा की कथई आंखें अयांश चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। और उसके हाथों का स्पर्श और अब उसकी आवाज सुनकर अयांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। समीरा वहां से जल्दी जाने लगी तो अयांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे समीरा आकर उसके सीने से लग गई। अयांश ने बिना वक्त गवाए उसके चेहरे से बुरखे का हिस्सा ऊपर कर दिया। समीरा की आंखें बंद हो गई और अयांश का मुंह खुला का खुला रह गया।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो औरत खड़ी है वो वाकई में उसकी पत्नी अमूल्या है या उसका खोया हुआ सपना। अमूल्या। अयांश ने कांपते हुए उसे पुकारा। अपना नाम सुनकर अमूल्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन दोनों के आंखों से आंसू निकलने लगे। अमूल्या। मेरी अमो। अयांश से तो बोला ही नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर ढेर सारी खुशियां थी। अयांश को इतना खुश देखकर अमूल्या से रहा नहीं गया। उसने उसका माथे को चूमकर कहा, अयांश। आप। अयांश ने अमूल्या को बहुत जोर से गले लगाया हुए वो लोग काफी देर तक रोने लगे। दूर से समर्थ और दीक्षा ये सब नजारा देख रहे थे। आपने ये क्या किया? दीक्षा ने समर्थ से कहा। वो नाराज थी क्योंकि समर्थ ने आखिरकार उन्हें मिलवा दिया। तुम दोनों माँ बेटी की आंखें खोली है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। देखो अपने डैड को कितना प्यार है अमूल्या से, समर्थ ने उसे दिखाते हुए कहा। दीक्षा भी सामने देखने लगी। सामने का नजारा देखकर उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे समर्थ से ही कह रहा हो। वही अयांश ने अमूल्या को खुद से दूर किया और उसका चेहरा देखकर कहा, अमूल्या, तुम तो बूढ़ी हो गई। कहते हुए उसके होठों पर मजाकिया मुस्कान थी। अयांश की बातें सुनकर अमूल्या की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसने उससे नाराजगी से कहा, मैं अकेले बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम भी बूढ़े हो गए। कहकर वो नाराजगी से पलट गई। अयांश ने उसे अपनी तरफ पलटा और कहा, नाराज मत रहो। इस नाराजगी के चलते मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं। कहकर उसने उसे फिर गले लगाया। अयांश की बातें सुनकर अमूल्या के आंखों के आगे सालों पुराना मंजर आ गया। अमूल्या ने धीरे से अयांश से कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अमूल्या ने माफी मांगते हुए कहा। उसे आज भी पछतावा है कि वो अयांश को छोड़कर गई। अयांश ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें जाने दिया। उस हादसे के बाद तुम्हें और देव्यांशी को ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। सालों पहले एक्सीडेंट का जिक्र सुनकर अमूल्या को याद आया कि कैसे देव्यांशी और वो बचे थे। अमूल्या ने नाराजगी से कहा, ये काम तो तुम्हारे डैड ने किया था, तो तुम्हें कैसे पता होगा? अयांश ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा, मेरे डैड ने? अयांश सोच में पड़ गया। अमूल्या, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे डैड ने तुम्हें और देव्यांशी को? इसके आगे अयांश कहना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे अपने डैड आदित्य पर पूरा भरोसा था। हाँ, उस एक्सीडेंट के दौरान मैंने वहां 2 गार्ड्स को देखा था जो आपस में कह रहे थे कि वो इस एक्सीडेंट की खबर तुम्हारे डैड को देंगे। अमूल्या ने उसे पूरी बात बताई। सालों पहले जलती हुई कार से निकलकर अमूल्या ने उन गार्ड्स को देखा था और उनकी बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसे मारने के लिए ये काम अयांश के डैड धनराज गिफ्ट फैमिली के मुखिया आदित्य ने किया है। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वो गार्ड्स तुम्हारी और देव्यांशी के सेफ्टी के लिए भेजे थे, पर शायद एक्सीडेंट होने के वजह से गार्ड्स ने ये खबर डैड को देने की सोची हो। अयांश ने थोड़ा नाराजगी में अमूल्या से कहा। अमूल्या ने जब ये सुना तो उसने अपनी नज़र फेर ली, पर उसके दिमाग में एक ही बात चलने लगी, क्या अयांश सच कह रहा है? क्योंकि अमूल्या उनके खानदान की सबसे बड़ी बेटी को उन सब से दूर लेकर जा रही हो, इसलिए उन्होंने उन्हें मारने की साजिश की हो। वही दीक्षा और समर्थ भी उनकी बातें सुन रहे थे। दीक्षा को आज कारण पता चला कि उसकी माँ वापस क्यों नहीं आना चाहती थी। पर तुम एक्सीडेंट से बची कैसे? तुम वापस क्यों नहीं आई? मेरी बेटी? मेरी देव्यांशी कहाँ है? कैसी है? अयांश ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए। अमूल्या ने अपना सर नीचे कर लिया और उससे दूर जाते हुए बोली, एक्सीडेंट में हमने सब खो दिया। ये सुनकर अयांश पर बिजली सी कौंध गई। उसे थोड़ी उम्मीद मिली थी कि उसकी बेटी देव्यांशी जिंदा होंगी, पर अमूल्या जो कह रही है, उसके शब्दों ने उसे एक बार फिर निराश कर दिया। तुम्हारी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? इतना बड़ा झूठ क्यों? समर्थ ने हैरानी से दीक्षा को देखा जो खुद भी थोड़ी हैरान थी। मेरा आदित्य कैसा है? अमूल्या ने एकदम से अपने बेटे के बारे में पूछा। सालों से वो उससे दूर रही है। तुमने मेरी बेटी को गो दिया और अब आदित्य के बारे में पूछ रही हो।
अयांश को उस पर गुस्सा आ रहा था। तुम्हें जानने का हक नहीं है कि आदित्य कैसा है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। नहीं अयांश प्लीज, एक बार मुझे बताओ आदित्य मेरा बेटा कैसा है। अमूल्या ने उससे विनती करते हुए कहा, पर अयांश नहीं माना। अमूल्या। समर्थ ने वहां आकर अमूल्या को आवाज दी। अमूल्या और अयांश की नजर समर्थ पर गई। समर्थ को देखकर अयांश हैरान होकर बोला, तुम यहां? सामर्थ ने अयांश की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अमूल्या को उससे दूर करते हुए अमूल्या से कहा, चलो घर चलते हैं। कहकर उसने उसके आंसू पोंछे। समर्थ का ऐसा बर्ताव देखकर अयांश हैरान होकर बोला, तुम दोनों एक साथ। अयांश को समर्थ से बहुत जलन होती थी जब वो अमूल्या के आसपास रहता था। समर्थ ने अमूल्या का हाथ पकड़कर अयांश को जवाब देते हुए कहा, हाँ हम साथ हैं। इतना कहकर वो अमूल्या को वहां से लेकर गया। अयांश हैरानी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। अमूल्या ऐसा कैसे कर सकती है? उसने दूसरी शादी कर ली। अयांश के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। तभी दीक्षा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दीक्षा को देखकर वो रो पड़ा। दीक्षा ने उसे ऐसे देखकर गले लगाया और उसे चुप कराने लगी। वही एक आदमी दूर से दीक्षा और अयांश की तस्वीरें लेने लगा। वो तस्वीर कुछ इस एंगल से थी जैसे दीक्षा ने अयांश को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की हो। उस शख्स ने उनकी तस्वीर ली और वहां से चला गया। अयांश ने दीक्षा से कहा, मैं घर जाना चाहता हूं। दीक्षा ने हाँ में सर हिलाया और दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। पूरे रास्ते अयांश खामोश था और उसकी खामोशी की वजह दीक्षा अच्छे से समझती थी। शाम के दौरान दीक्षा अपने घर की तरफ आई। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। दीक्षा ने बगल में देखा तो तमन्ना उस कार से बाहर आई। तमन्ना तुम यहाँ? हाँ, काफी वक्त हो गया था तो चली आई, तमन्ना कहते हुए उसके पास आई। दीक्षा हल्का सा मुस्कुराई और उसे अपने घर की ओर लेकर जाते हुए बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, क्योंकि अब हम वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या अमेरिका वापस? तमन्ना ने चौंक कर कहा। वो नहीं चाहती थी कि दीक्षा जाए। वो दोनों घर आई। तब तक अमूल्या और समर्थ भी खुद को संभाल चुके थे। आंटी कैसी है आप? तमन्ना ने मुस्कुराकर अमूल्या को गले लगाया। मैं ठीक हूं। तुम बताओ कैसी हो? अमूल्या ने उससे कहा। सब अच्छा है आंटी, बस आपके हाथ की चाय चाहिए, तमन्ना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अमूल्या चाय बनाने के लिए अंदर गई तो समर्थ और बाकी मिलकर चेस का गेम खेलने लगे। अमूल्या कुछ देर में चाय लेकर आई तो उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन है? ये कहकर समर्थ दरवाजा खोलने चला गया। समर्थ पूरी तरह से दरवाजा खोल भी नहीं पाया था कि दरवाजा जोर की आवाज से खुला, जिससे समर्थ के कदम लड़खड़ा गए। ये देखकर सब चौंक के उस तरफ देखने लगे। समर्थ तुम ठीक हो? अमूल्या ने समर्थ को पकड़कर पूछा। कौन हो तुम सब? दीक्षा ने दरवाजे पर मौजूद लोगों को देखते हुए पूछा। दरवाजे पर इस वक्त 5 से 7 गुंडे हाथों में बंदूक लेकर खड़े हुए थे। वो सब एक पेशेवर गुंडे मालूम पड़ रहे थे। 2 आदमी आगे आकर दीक्षा की तरफ बंदूक लगाकर कहा, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना सबकी जान जाएगी। इस पर समर्थ ने आगे आकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर बंदूक लगाने की? निकलो यहां से। समर्थ ने उनका बंदूक हटाकर कहा। तभी दूसरे गुंडे ने समर्थ को पकड़ा और उसके कान के पास बंदूक रखकर कहा, ओह, ज्यादा शान पट्टी मत दिखा, चुप करके तमाशा देख। हे, छोड़ो उसे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, अमूल्या ने समर्थ को छुड़ाते हुए कहा। पर तभी एक आदमी ने अमूल्या को धक्का दिया जिससे अमूल्या से टेबल से टकरा गई और उसके सर पर चोट आ गई। आंटी, आप ठीक तो है? तमन्ना घबराकर बोली। मॉम। दीक्षा अपनी मॉम के पास जाने लगी तो उस गुंडे ने उसे पकड़कर धमकाकर कहा, हे लड़की, चुप करके हमारे साथ चल वरना ये सिर्फ ट्रेलर है।
हमें इन सब की लाशें बिछाने में समय नहीं लगेगा। दीक्षा ने देखा तमन्ना और उसकी मॉम पर लोगों ने बंदूक लगाई है, समर्थ को कब्जे में कर रखा है। ये सब देखकर दीक्षा ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर इन सब को छोड़ दो, तू चल। इनका क्या करना है, ज्यादा सोच मत, गुंडे ने उसको आगे की तरफ धक्का देते हुए कहा। पर तुम लोग हो कौन? तमन्ना ने हैरानी से पूछा और आदित्य को फोन लगाने लगी। मैं अभी आ। तमन्ना इसके आगे कुछ कहती उससे पहले गुंडे ने उसका फोन लिया और उसे तोड़ दिया। ज्यादा होशियारी की तो इस बुढ़िया को यही निपटा दूंगा, उस गुंडे ने अमूल्या की तरफ पॉइंट किया। तमन्ना ने अमूल्या को अपने बाहों में लिया। वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये गुंडे हैं कौन और दीक्षा को क्यों लेकर जाना चाहते हैं। आखिर ये सब करना क्या चाहते हैं? दीक्षा नीचे जाकर गुंडों के साथ कार में बैठी, पर उसे सब की फिक्र हो रही थी। वहीं ऊपर एक गुंडे ने दूसरे से कहा, भाई इनका क्या करना है, ले चल इन्हें साथ, वरना वो लड़की ऐसे हमारी बात नहीं मानेगी। कहकर उसके आदमियों ने तमन्ना, समर्थ और अमूल्या के हाथ बंधे और मुंह पर पट्टी बांध दी। दीक्षा के घर आए गार्ड्स को देखकर सभी डर गए थे। वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये गुंडे हैं कौन और दीक्षा को क्यों लेकर जाना चाहते हैं। आखिर ये सब करना क्या चाहते हैं? दीक्षा नीचे जाकर गुंडों के साथ कार में बैठी, पर उसे सब की फिक्र हो रही थी। वहीं ऊपर एक गुंडे ने दूसरे से कहा, भाई इनका क्या करना है, ले चल इन्हें साथ, वरना वो लड़की ऐसे हमारी बात नहीं मानेगी। कहकर उसके आदमियों ने तमन्ना, समर्थ और अमूल्या के हाथ बंधे और मुंह पर पट्टी बांध दी। कुछ ही देर में वो सभी गुंडे एक कारखाने के अंदर मौजूद थे। 3 चेयर पर तमन्ना, अमूल्या और समर्थ को हाथ बांधकर बिठाया गया था, पर उन तीनों को नहीं पता था कि दीक्षा कहाँ है। उन सबको दीक्षा को लेकर घबराहट हो रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी तरफ एक बंगले में एक बेड पर लड़की लेटी हुई थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और रोबदार पर्सनैलिटी का शख्स अंदर आता है। उसने वहां मौजूद लड़की को देखा और फिर टेबल पर पास पड़ा हुआ पानी लेकर उसके मुंह पर डाला। वो लड़की हड़बड़ाकर उठी, बचाओ, कौन है? कहकर हफ्ते हुए उसकी नजर अपने सामने मौजूद शख्स पर जाती है। काली गहरी आंखें और घने बालों और गोरे रंग का वो आदमी बहुत हैंडसम था। उसे देखकर वो लड़की ने हैरानी से कहा, कबीर तुम? कहकर वो डर उसे गले लिपट जाती है। कबीर ने उसे खुद से दूर करके देखा। सामने देवयांशी रो रही थी। कबीर कुछ गुंडे घरा कर परेशान कर रहे थे और फिर मैं गाड़ी में बैठी और फिर उसने मुझे कुछ सुंघाया और कहते कहते वो रुक गई और आसपास देखने लगी। वो कमरा काफी आलिशान कमरा था। कबीर मैं यहाँ कैसे? तुमने मुझे किडनैप कराया? पर क्यों? वो भी घरवालों के सामने? देवयांशी ने सवालों पर सवाल किए। देवयांशी सोच रही थी कि कबीर का दिमाग खराब हो गया, वो उसे फिर से किडनैप करके लाया है और इस बार सबके सामने। हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है, कबीर ने शांत आवाज में कहा। क्या शादी? देवयांशी ने हैरान होकर कहा। कबीर तुम होश में तो हो, तुम और अकी को? देवयांशी ने इतना ही कहा कि कबीर ने उसके होठों को बाइट करते हुए कहा, मैं और तुम, सिर्फ मैं और तुम, तीसरा कोई नहीं, कबीर ने मदहोशी भरी आवाज में कहा। कबीर। देवयांशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कबीर ने उसे सोफे की तरफ इशारा किया। देवयांशी ने वहां देखा तो वहां लाल जोड़ा और मेकअप का सामान और शादी के जोड़े का पूरा सामान मौजूद थे। अभी इसी वक्त हम शादी कर रहे हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, कबीर ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा। देवयांशी ने उसका हाथ हटाकर उसे डांटकर कहा, कबीर ये मजाक बंद करो और मुझे जाने दो। कहकर वो वहां से जाने लगी तो एक गोली की आवाज आई, जिसे सुनकर देवयांशी पूरी तरह दहल गई। उसने डरकर पीछे देखा। कबीर। देवयांशी चिखी। कबीर ने इस वक्त बंदूक अपने सर पर रखी हुई थी।
और उसका ऑरा किसी सनकी से कम नहीं था। दूर जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें। क्यों न मैं ही तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं, कबीर ने गुस्से में एक एक शब्द चबाकर कहा। कबीर। देव्यांशी भागकर उसके पास आई। कबीर पागल मत बनो, ये गोली चल जाएगी। देव्यांशी ने उसका हाथ नीचे करते हुए कहा। तो क्या करूं? तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, मुझे खुद से दूर कर रही हो। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद को इस दुनिया से दूर कर लूं, कबीर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। कबीर रुक जाओ, ऐसा मत करो, देव्यांशी ने रोते हुए कहा। कबीर मैं भला अपनी बहन को धोखा कैसे दे सकती हूं? देव्यांशी नहीं चाहती थी कि अकीको की खुशी उससे छीन जाए। कबीर ने रूम में मौजूद टीवी ऑन किया और उसे वहां देखने का इशारा किया। टीवी ऑन करते ही देव्यांशी ने देखा स्क्रीन पर किस तरह उसकी मॉम, अंकल और तमन्ना किडनैप हुए बैठे हैं। तुम फैसला करो, अकीको या तुम्हारी फैमिली। कबीर ने उसके पास दो ऑप्शन रखे। कबीर तुम होश में भी हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम वो कबीर नहीं हो जिसे मैंने प्यार किया। देव्यांशी ने उसे हैरानी से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर ऐसा कुछ करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से मैं पिघल जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। तुमने मजबूर किया है मुझे, अब तुम फैसला करो। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा, पर अगर तुम अब भी अपनी बहन को चुनती हो तो, कहकर कबीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। देव्यांशी आज कबीर से पूरी तरह डर गई। उसने कबीर का चेहरा देखा और समझ गई कि कबीर समझने वालों में से नहीं है। कबीर ने बंदूक अपने सर पर रखी और कहा, मैं सिर्फ 3 गिनने वाला हूं। हाँ या ना कहना। कबीर ने देव्यांशी को एक बार फिर डरा दिया। 1। कबीर ने गिनती शुरू की। देव्यांशी रोने लगी। 2। कबीर के ये कहने पर देव्यांशी की जान हलक में आ गई। अगले ही पल कबीर ने 3 गिना और बंदूक चल पड़ी। कबीर। देव्यांशी चिखी। दूसरी तरफ आदित्य रात को घर से देरी से आया। वो कमरे में आया तो उसे वहां तमन्ना दिखाई नहीं दी। पूरा कमरा ऐसा था कि जैसे वो कोई आया नहीं। तमन्ना, कहते हुए आदित्य ने उसे ढूंढना शुरू किया, पर पूरे घर में तमन्ना नहीं मिली। आदित्य नीचे आकर मैड से पूछता है, मैडम कहाँ है? क्या वो अब तक घर नहीं आई? मैड्स ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैडम अभी तक नहीं आई। आदित्य को अब उसकी चिंता होने लगी। उसने तमन्ना को फोन लगाया पर उसका फोन लगा नहीं, क्योंकि गुंडे ने तमन्ना का फोन तोड़ दिया था। आदित्य जल्दी से एक बार फिर बाहर आया और वहां अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, मैडम के गार्ड्स और ड्राइवर कहाँ है, पता लगाओ और जल्दी बताओ। वो गार्ड्स जल्दी से पता लगाने बाहर चला गया, पर आदित्य को चिंता खाए जा रही थी। हालांकि उसने तमन्ना के पीछे जो गार्ड्स दिए थे वो कोई आम लोग नहीं थे। उनकी स्किल का मुकाबला करना आसान नहीं है। वही कारखाने में तमन्ना और बाकी सब गर्मी से बेहाल हो गए थे। तमन्ना ने मुंह हिलाकर कुछ कहना चाहा, तो वहां एक आदमी ने उसके मुंह की पट्टी हटाई। पट्टी हटते ही तमन्ना ने गहरी सांस लेकर कहा, पानी, पानी। उस गुंडे ने उससे मुंह बनाकर कहा, हाँ दे रहे हैं, कहकर वो पानी लाने चला गया। वही आसपास कुछ गुंडे में से एक गुंडा काफी देर से फोन पर मूवी देख रहा था। उसने मूवी खत्म होते ही अपना फोन जेब में रखा और सामने उसकी नजर तमन्ना पर गई। तमन्ना को देखकर वो हैरान रह गया, ये क्या फोन से बाहर आ गई? गुंडे ने कंफ्यूज होकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसकी फिल्म वो फोन में देख रहा था वो बाहर कैसे। तभी तमन्ना के पास एक गुंडा आया और उसे पानी पिलाया। तमन्ना को अब जाकर चैन आया। तमन्ना ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप इन्हें भी पानी दे दीजिए, इनकी तो काफी उम्र भी है। तमन्ना ने रिक्वेस्ट की। उनकी रिक्वेस्ट सुनकर गुंडे ने मुंह बनाकर कहा, मैं कोई जल देवता नहीं हूं जो सबको पानी दूं। तभी फिल्म देख रहे गुंडे ने कहा, अरे ये तो वही है। खुशी से कहते हुए वो तमन्ना के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम
ऐसे क्यों देख रहे हो? तमन्ना ने घबराकर पूछा। न जाने वो गुंडा उसके साथ क्या कर दे। वहीं मौजूद दूसरे गुंडे ने अपने साथी से पूछा, छोटू क्या कर रहा है? छोटू ने तमन्ना को बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, अरे बड़को, ये फिल्म स्टार तमन्ना है, तमन्ना आहूजा, जिसके हम बहुत बड़े वाले फैन हैं। बड़को ने तमन्ना को ध्यान से देखा और कहा, थोड़ी थोड़ी लगती है उसके जैसी, वो कहते हैं ना डबल रोल। एक्सक्यूज मी, मैं रियल हूं। तमन्ना आहूजा, लाखों दिलों की धड़कन। तमन्ना ने अपने अंदाज में कहा। ये सुनकर छोटू और बड़को एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दोनों गुंडे एक कोने में आए और बोले, हमको तो उस लड़की के परिवार को किडनैप करना था, ये फिल्म स्टार कैसी आए? कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई? दोनों आपस में यही सोच विचार करने लगे। तभी वहां किसी के कदमों की आवाज आई। राणा भाई सलाम, छोटू और बड़को ने एक साथ कहा। राणा के चेहरे पर एक चारू का बड़ा कट का निशान था और उसका रोबिला अंदाज वहां के माहौल को डरावना बना रहा था। तो क्या यही है वो लोग? राणा ने सामने चेयर पर बंधे उन लोगों को देखा। भाई, ये दो बुजुर्ग लोग उसके परिवार से है, पर ये लड़की, कहते हुए छोटू ने तमन्ना की तरफ इशारा किया और आगे कहा, ये लड़की इस परिवार से नहीं है। ये फी स्टार तमन्ना है, तमन्ना आहूजा। राणा आंखें छोटी कर आगे आया और उन सब को देखने लगा। राणा ने तमन्ना को देखा तो तमन्ना ने बिना डरे हुए कहा, इन लोगों को पानी पिलाओ। कहकर उसने अमूल्या और समर्थ की तरफ इशारा किया। राणा ने हाथ से इशारा किया तो उसके आदमियों ने उन्हें भी पानी दिया। तू यहाँ कैसे? राणा ने तमन्ना से पूछा। जिस लड़की को तुमने किडनैप किया है वो मेरी दोस्त है। बेहतर होगा कि मुझे छोड़ दो, वरना, तमन्ना ने राणा को धमकाते हुए कहा, जिसे सुनकर उसके आदमी हैरान हो गए। अबे, तू होंगी कि फिल्म स्टार, पर तेरी इतनी औकात नहीं कि तू राणा भाई को ऑर्डर दे। बड़को ने तमन्ना से कहा। मेरी बेटी कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? कौन हो आप लोग? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अमूल्या ने राणा भाई की तरफ देखकर पूछा। राणा ने जवाब में कहा, हमें ऊपर से ऑर्डर आया था, लड़की को उसकी जगह पर पहुंचा दिया है, काम होते ही लड़की तुमको मिल जाएगी। ये सुनकर अमूल्या का दिल मुंह को आ गया। गुंडों के ऐसे शब्द सुनकर हर माँ बाप के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ नहीं। छोड़ दो मेरी बेटी को, अमूल्या ने गिड़गिड़ा कर कहा। अरे अम्मा, ज्यादा खाली पिली मेरा भीजा गर्म मत करो, राणा ने हाथ से अंगड़ाई लेकर कहा। भेजा होगा तब ना, तमन्ना ने तंज कसते हुए कहा। राणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बोली मेरे को? वही जो तू है, तमन्ना ने फिर मुंह बनाकर कहा। ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी के अभी मेरे तेरे को यहां नचा सकता हूं। चाहूं तो अपना मनोरंजन कर सकता हूं। राणा ने उसे धमकाते हुए कहा कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। पर तमन्ना की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना मेरा पति तेरे टुकड़े कर देगा जो हाथ में भी नहीं आएंगे, तमन्ना ने राणा को धमकाते हुए कहा। पति? वो कब पैदा हुआ? छोटू ने बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछा। हमने तो सुना ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो रखी है। हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी होती है, जिन्हें हम दिखाते नहीं हैं, तमन्ना ने अपने फैन को जवाब दिया। तेरा पति क्या कोई तोप है? कान खोलकर सुन ले, राणा भाई के सामने अच्छे अच्छे चाय कम पानी है, बड़कों ने तमन्ना को धमका कर कहा तो तमन्ना जोर जोर से हंसने लगी। अबे, तेरे को पता भी है मेरा पति कौन है? बेकार में राणा भाई की इज्जत की मां बहन कर रहा है, तमन्ना ने उसे उसी लैंग्वेज में जवाब दिया। बड़को, छोटू और राणा उसे गुस्से में देखने लगे। कौन है तेरा पति? राणा भाई ने तमन्ना से पूछा। वो जानना चाहता था कि आखिर कौन है वो आदमी। आदित्य धनराज गिर। तमन्ना ने आदित्य का नाम लिया।
उसका नाम लेते ही राणा भाई और उसके आदमियों की हवा टाइट हो गई। पास में बैठी अमूल्या तमन्ना को हैरानी से देखने लगी। आदित्य धनराज गिर, अमूल्या ने खुद से कहा, क्योंकि अब तक अमूल्या को नहीं पता था कि तमन्ना के पति का नाम क्या है। वो कौन है? क्या ये मेरा बेटा है? अमूल्या ने खुद से कहा। एक तरफ उसका बेटा और एक तरफ उसकी बेटी। अमूल्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कबीर का घर। कबीर ने जिद में आकर खुद पर बंदूक रखकर गोली चलाई तो कबीर, चीखते हुए देवयांशी उसके पास आई और उसने उसका हाथ ऊपर हवा में कर लिया, जिससे गोली हवा में चली। देवयांशी डर से गहरी लंबी सांसें ले रही थी। कबीर उसे ही देख रहा था। अब बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? देवयांशी ने डरते हुए कहा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। ये सुनकर कबीर के होठों पर ईविल मुस्कान आ गई। उसने बंदूक वापस जेब में रखकर देवयांशी का हाथ पकड़ा और उसे सोफे के पास लेकर आकर बोला, ये स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगने वाली हो। जल्दी तैयार होकर आओ। कहकर उसने उसका माथे चूमा और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही देवयांशी ने राहत की सांस ली। वही आदित्य को गार्ड्स ने खबर देते हुए कहा, सर, मैडम शूट खत्म कर अपने दोस्त दीक्षा के घर गई थी और फिर वहां कुछ गुंडों ने उनका किडनैप किया और इन सब में उनकी दोस्त का पूरा परिवार भी फंस चुका है। आदित्य ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तमन्ना दीक्षा के घर जाएगी और वो गुंडे जिन्हें सिर्फ दीक्षा की फैमिली को किडनैप करना था, उन्होंने तमन्ना को भी उठा लिया है। मैडम के गार्ड्स कहाँ है? आदित्य ने गुस्से में पूछा। अब तक तो उन गार्ड्स को तमन्ना को छुड़ा लेना चाहिए, ये काम उनके लिए आसान है। सर, सारे गार्ड्स किडनैप हुई लोकेशन पर मौजूद है। उन्होंने आपको बताने की कोशिश की पर आपसे संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि वहां का नेटवर्क एरिया ठीक नहीं है। वो सब सिर्फ आपके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। गार्ड्स ने सारी बात बताई। आदित्य ने अपने माथे पर उंगली से रब करते हुए कहा, चलो अब वहां। सर, आप क्यों? आप एक बार कहिए, वो लोग मैडम को लेकर आ जाएंगे, गार्ड्स ने कहा। तुम्हें लगता है तमन्ना आ जाएगी? वहां और भी लोग किडनैप है, ऐसे में तमन्ना उन्हें छोड़कर नहीं आने वाली। आदित्य ने मुंह बनाया और कार की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में आदित्य और उसके गार्ड्स का काफिला वहां से कारखाने की लोकेशन के लिए निकला। कारखाने में जब राणा भाई और उसके साथियों ने आदित्य धनराज गिर का नाम सुना तो उनकी हवा टाइट हो गई। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य धनराज गिर के आदमी ने तो राणा को कांटेक्ट किया था इस काम को करने के लिए। लड़की क्या बकवास कर रही है? भला आदित्य धनराज गिर तुझसे क्यों शादी करेगा? वो यमराज है, उसके लिए कई लाखों लड़कियों की लाइन लगी रहती है। भला वो एक फिल्म स्टार से क्यों शादी करेगा जो कि उसके स्टेटस की भी नहीं? बड़कों ने तमन्ना से कहा। उसे तमन्ना की बातें झूठी लगती है। ये सुनकर राणा और उसके साथियों को भी शक हुआ कि कहीं तमन्ना झूठ तो नहीं बोल रही है। इस पर तमन्ना अपने होठों पर शातिर मुस्कान के साथ बोली, माना कि मैं आदित्य धनराज गिर के स्टेटस की नहीं, लाखों नहीं करोड़ों लड़कियां उसके पीछे पागल है, पर आदित्य धनराज मेरे पीछे पागल है। कहते हुए तमन्ना की आंखों में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर राणा और उसके आदमी थोड़ा डरने लगे थे। तमन्ना ने राणा भाई को देखा और कहा, तू चिंता मत कर, मेरा पति यहाँ आता ही होगा तेरे इन साथियों की अच्छी खासी बारात निकालने के लिए, क्योंकि अब तक मैं घर नहीं पहुंची हूं, पर मेरा पति यहाँ पहुंचता ही होगा। तमन्ना के एक एक शब्द ने राणा उसके साथियों को डरा दिया था। वो लोग उन्हें उस कमरे में छोड़कर चले गए। बाहर आकर राणा इतना परेशान हो गया और उसने अपने आदमियों से कहा, नालायकों, पता करो कि ये लड़की सच कह रही है या नहीं, वरना आज हमारी गैंग का राम नाम सत्य हो जाएगा। राणा बहुत परेशान था, क्योंकि अगर वाकई में तमन्ना की एक बात भी सच निकली तो आदित्य धनराज गिर इस कारखाने के साथ उन सब के चीथड़े कर देगा।
उसके 2 आदमी इस बारे में पता लगाने चल गए। राणा ने बड़कों से झुंझुला कर कहा, क्या जरूरत थी इस लड़की को उठाने की? चुप करके उस दीक्षा नाम की लड़की की मां को नहीं उठा सकते थे? राणा भाई, ये लड़की वहीं मौजूद थी, और अगर हम इसे छोड़ देते तो ये पुलिस में चली जाती। वैसी भी इस लड़की के हाथ बड़े तेज है, कितनी फटाफट से फोन चला रही थी। हमने इसका फोन ही तोड़ दिया, बड़कों ने जवाब देते हुए कहा। भगवान से प्रार्थना कर कि ये लड़की ब्लैक गैंग के बॉस आदित्य धनराज गिर की बीवी ना हो, वरना तूने उसका फोन तोड़ा, बॉस हम सबको तोड़ेंगे, कहकर राणा ने उसे धक्का दिया और वहां से चला गया। वही राणा और उसके आदमियों के जाते ही अमूल्या ने तमन्ना से पूछा, क्या वाकई में तुम्हारा पति आदित्य धनराज गिर है? अमूल्या एक बार कन्फर्म करना चाहती थी। तमन्ना ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ, वो इस देश की सबसे बड़ी फैमिली धनराज गिर फैमिली का बड़ा बेटा आदित्य है। अमूल्या ने ये सुना तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका बेटा आज इतना ताकतवर काबिल है, ये जानकर उसे अच्छा लगा। अमूल्या ने उससे पूछा, वो कैसा दिखता है? अमूल्या जानना चाहती कि क्या उसका बेटा उस पर गया है या अपने बाप पर। तमन्ना ने सोचते हुए कहा, वो हूबहू अपने पापा और दादाजी की तरफ दिखाई देता है, सिर्फ उसकी आंखें कथई है, पर जब वो गुस्सा करता है तब उसकी आंखें भी बदल जाती है। और मुझे घर पर ना पाकर आदित्य इस वक्त बहुत गुस्से में होगा, तमन्ना ने आदित्य के गुस्से का अंदाजा लगाकर कहा। अमूल्या ने जब ये जाना कि आदित्य पूरी तरह से अपने दादाजी और अपने पापा की तरफ दिखाई देता है, तो वो इमेजिन करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने मन ही मन कहा, उसके दादाजी हमेशा उसे बब्बर शेर कहते थे, क्या वो बब्बर शेर बन गया है? क्या वो भी हथियार चलाना जानता है? अमूल्या खुद से कहते हुए थोड़ी परेशान हो गई। वही समर्थ ने अमूल्या से कहा, शक्ल तो नहीं पर तुम्हारे बेटे की आंखें तुम पर गई है। अमूल्या हल्का सा मुस्कुराई। तमन्ना ने ये सुनकर पूछा, मतलब? किसकी आंखें? मैं कुछ समझी नहीं। जाहिर सी बात है कि तमन्ना कुछ नहीं जानती थी। क्या तुमने अपनी सासू माँ की तस्वीर नहीं देखी? समर्थ ने हल्की हंसी के साथ पूछा। तमन्ना को समझ में नहीं आया कि समर्थ क्या कह रहा है, पर उसने सोचते हुए कहा, आदित्य ने उनके बारे में बताया है, पर तस्वीर का जिक्र मेरे ख्याल में भी नहीं आया, इसलिए मैंने उनकी तस्वीर नहीं देखी। अमूल्या और समर्थ उसे बड़े गौर से देख रहे थे। फिर आगे तमन्ना ने मुंह बनाकर कहा, वैसे अच्छा है तस्वीर नहीं देखी। दादी सासू माँ इतनी खड़ूस है कि तो ना जाने मेरी अपनी सासू माँ कैसी होंगी। समर्थ को हंसी आ गई और वो अमूल्या को देखने लगा, जो थोड़ा गुस्से में आ गई थी। तमन्ना बिना जाने ऐसा कैसे बोल सकती है? मुझे तो ये सोच के डर लगता है, अगर वो होती तो क्या करती? क्या पता वो टीवी सीरियल की सास की तरह मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाती, मुझे घर के काम करने को कहती, या फिर ना जाने वो क्या करती। तमन्ना बस बोले जा रही थी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अमूल्या का चेहरा गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो गया था। कबीर का घर। देव्यांशी ने शादी का जोड़ा पहन लिया था। सुर्ख लाल रंग का जोड़ा डायमंड और गोल्ड से की गई उस पर सुंदर कढ़ाई उस लहंगे को बहुत सुंदर बना रही थी। देव्यांशी ने वहां मौजूद हरे रंग के नेकलेस को पहना हुआ था। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पैरों की पायल और चेहरे पर उसका हल्का मेकअप से ही देव्यांशी इस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। देव्यांशी ने खुद को आईने में देखा। वो कबीर की दुल्हन बनना चाहती थी, पर इस तरह तो बिल्कुल नहीं। तभी आईने में देव्यांशी को कबीर दिखाई दिया। कबीर उसके पास चलकर आया। कबीर ने लाल और सफेद शादी का कपड़ा पहना हुआ था। उसकी शेरवानी बिल्कुल देव्यांशी के कपड़ों से मिलती जुलती थी। कबीर ने अपने गले में हरे रंग की ही कंठमाला पहनी हुई थी। चले, कबीर ने धीरे से देव्यांशी के कान में कहा। देव्यांशी का चेहरा बहुत उदास था। वो कबीर के साथ चलने के लिए तैयार हुई। कबीर देव्यांशी को लेकर लिविंग रूम में लेकर आने लगा तो सीढ़ियों से लेकर लिविंग रूम के चारों तरफ की डेकोरेशन देखकर देव्यांशी दंग रह गई। सभी नौकर उन पर फूल की बारिश के रहे थे।
और नीचे फूलों से रास्ता बनाया हुआ था, जिस पर कबीर देव्यांशी को मंडप में लेकर आया। कबीर ने पंडित से कहा, शुरू कीजिए पंडित जी, और थोड़ा जल्दी कराइए ये सब। पंडित जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और मंत्र का उच्चारण शुरू हो गया। कबीर और देव्यांशी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। आज कबीर का सपना सच हो रहा था। कबीर ने इस बीच देव्यांशी से कहा, भरोसा रखो, मैं सब सही कर दूंगा। देव्यांशी ने उसे घूर कर देखा तो कबीर ने उससे कहा, ऐसे घूरो मत, पति परमेश्वर हूं तुम्हारा। देव्यांशी ने मुंह बनाकर कहा, एक बार शादी होने दो, फिर मैं पति और परमेश्वर दोनों को कैसे अलग करती हूं, तुम्हें पता चलेगा। देव्यांशी ने लगभग उसे धमका कर कहा, पर कबीर के होठों पर मुस्कान आ गई। वही उसके कुछ गार्ड्स कबीर की यादगार शादी को रिकॉर्ड कर रहे थे। वही आदित्य के गाड़ियों का काफिला कारखाने के बाहर आकर रुका। बाहर इतनी सारी गाड़ियों को रुकते देख राणा भाई के आदमी सब ने अपनी बंदूक तान ली, पर आदित्य इन सब को इग्नोर कर अंदर चला गया। छोटू और बड़कों ने जब आदित्य को देखा तो ये उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इसका मतलब साफ था कि तमन्ना वाकई में आदित्य धनराज गिर की पत्नी है। छोटू जल्दी से राणा भाई के केबिन के पास गया। भाई, गजब हो गया, छोटू ने घबरा कर कहा। राणा भाई ने फोन चलाते हुए कहा, अब क्या हुआ है? वो सच कह रही थी भाई, वाकई में वो बॉस की बीवी है। छोटू ने तमन्ना की सच्चाई बताकर कहा। राणा के हाथ से फोन छूट गया और वो आंखें बड़ी कर छोटू को देखने लगा। छोटू ने एक बार फिर राणा से कहा, भाई, ब्लैक गैंग के बॉस बाहर अपने आदमियों के साथ खड़े हैं, जल्दी चलिए। राणा ने छोटू को जल्दी से साइड किया और बाहर चला गया। बाहर का नजारा देखकर राणा के पैर कांप गए। बाहर उसके सारे आदमी जमीन पर घुटने के बल बैठे हुए थे और आदित्य के सारे आदमियों ने उनके हथियार लेकर उन पर अपनी बंदूकें रखी हुई थी। भाई, माफ कर दो भाई, भाई गलती हो गई। राणा वहां आकर जल्दी से आदित्य से बोला। आदित्य ने उस पर पैनी नजर डाली, जिससे राणा के पसीने निकल गए। कहाँ है वो? आदित्य ने दांत पिसकर पूछा। राणा हकलाते हुए बोला, वो मैडम बिल्कुल सुरक्षित है, मैं खुद उनको लेकर आता हूं। कहकर राणा उस तरफ गया जहां उसने तमन्ना को रखा हुआ था। तमन्ना ने राणा को भागकर आते हुए देखा तो थोड़ा हैरान हुई। फिर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फाइनली मेरा पति आ गया। राणा ने उसके हाथ की रस्सियां खोलते हुए कहा, मैडम माफ करना, गलती हो गई। कहते हुए राणा ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। तमन्ना ने अपने हाथ को देखा जो कि लाल हो चुका था। उसने राणा से कहा, आखिर तुम लोगों को अक्ल आ ही गई, अब इन्हें भी खोलो। तमन्ना ने समर्थ और अमूल्या की तरफ इशारा किया। इन्हें इजाजत नहीं जाने की, राणा ने मना करते हुए कहा। उसके हिसाब से आदित्य तमन्ना के लिए आया है, ना कि इन सब के लिए। अगर ये नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगी, तमन्ना ने जिद पकड़ ली। मैडम, आप सर का समय क्यों बर्बाद कर रही है? इन लोगों को सुबह ही छोड़ा जाएगा, राणा ने समझाते हुए कहा। तमन्ना वापस से चेयर पर बैठी और बोली, जाओ जाकर मेरे पति को बुलाओ, आज तो मैं इन्हें लेकर ही जाऊंगी, तमन्ना ने जिद करते हुए कहा। भला वो कैसे दीक्षा के पेरेंट्स को छोड़कर जाए? राणा मजबूर होकर वहां से बाहर आदित्य के पास गया। आदित्य ने उसे अकेले देखकर पूछा, कहाँ है वो? राणा ने हकलाते हुए कहा, भाई, मैडम ने जिद कर ली है कि वो अकेले नहीं जाएंगी, बाकी के फैमिली भी जाएगी। आदित्य ने इरिटेट होकर कहा, ये दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। आदित्य दीक्षा के परिवार को ऐसे कैसे छोड़ दे? अब तक उसे कबीर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि उसका काम हुआ है भी या नहीं। अकीको देर रात तक अपने पर्सनल स्टडी रूम में काम कर रही थी। अपने डैड वमन शिमांजू के जापान का बिजनेस अकीको काफी अच्छे से संभालती थी। इस वक्त उसके लैपटॉप पर एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी।
मीटिंग खत्म होने के बाद अकीको के फोन में एक मैसेज आया। अकीको ने उस मैसेज को देखा। ये एक फोटो थी जिसमें अमूल्या अयांश को कार पार्किंग में गले लगाई हुई थी। अकीको ने ये देखकर तिरछी मुस्कान के साथ खुद से कहा, ओह, अच्छा हुआ इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। अब मैं इसे घर वालों के सामने जल्द ही एक्सपोज कर दूंगी, कहकर अकीको ने अपना फोन रखा और सोने चली गई। वही कारखाने में आदित्य तमन्ना की ओर बढ़ने लगा। कारखाने में शांति होने के कारण उसके कदमों की आवाज आ रही थी। अमूल्या आदित्य के कदमों को पहचानते हुए मुस्कुराई और समर्थ से बोली, मेरा बेटा आदित्य आ गया। सामर्थ अमूल्या के लिए खुश था। वही तमन्ना ने जब ये सुना तो वो कन्फ्यूज हो गई। वो कुछ पूछती इससे पहले उसके कानों के एक आवाज गई, तमन्ना। तमन्ना ने उस तरफ देखा जहां आदित्य खड़ा था। तमन्ना भाग कर गई और उसके सीने से लिपट गई। आदित्य ने भी उसे बाहों में भर लिया और फिर उसने उसको खुद से दूर करके उसका चेहरा देखा और चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? तमन्ना ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं। पर पता नहीं ये लोग कौन है जिन्होंने दीक्षा को किडनैप किया और ना जाने उसे कहाँ ले गए हैं। मुझे उसकी बहुत चिंता है। और आंटी भी यहाँ रो रही है। आदित्य उसकी तरफ बड़े गौर से देखकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। तमन्ना ने आंटी कहकर उस ओर इशारा किया तो आदित्य ने भी उस तरफ देखा। थोड़ी दूर पर अंधेरा था, सिर्फ एक सिंगल लाइट जल रही थी जिसमें वहां मौजूद लोगों की परछाई देखी जा सकती थी। आदित्य ने देखना चाहा कि वो है कौन। आदित्य, अमूल्या ने धीमी आवाज में पुकारा। आदित्य के कानों ने जब सालों बाद ये आवाज आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। इतने सालों बाद भी वो इस आवाज को भुला नहीं है। आदित्य 2 कदम आगे आया। अब वो उस औरत का चेहरा साफ देख सकता था और उसका चेहरा देखने के बाद आदित्य की आंखें बड़ी हो गई। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। उसकी मां उसके सामने मौजूद थी जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। आज वो उसके सामने है, वो भी इस हालत में। आदित्य, मेरा बच्चा, अमूल्या ने रुंधे हुए गले से पुकारा। उसकी होठों पर अब भी मुस्कान थी। तमन्ना अमूल्या के मुंह से ये सुनकर कंफ्यूज हो गई और अगले ही पल आदित्य के मुंह से निकले शब्द सुनकर तमन्ना हैरान हो गई। मॉम, कहते हुए आदित्य आगे आया और हैरानी से देखने लगा। उसने कांपते हाथों से अमूल्या को छुआ तो अमूल्या के आंसू आदित्य के हाथों पर आ गए। मॉम, आप है, आप जिंदा है। आप। आदित्य कुछ कह नहीं पा रहा था। आदित्य, मेरा बच्चा, अमूल्या ने फिर कहा। आदित्य ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ मॉम, मैं आपका आदित्य। आपका आदित्य, कहकर उसने अमूल्या के माथे को छुआ। तभी बगल में बैठे समर्थ ने कहा, हे चैंप, अब यूं ही देखोगे या इन्हें खोलोगे भी? आदित्य ने समर्थ की तरफ देखा। समर्थ अंकल आप? आदित्य को थोड़ी हैरानी हुई। बचपन में अमूल्या ने उसे अपने दोस्त समर्थ से कई बार मिलाया था और समर्थ आदित्य को चैंप ही कहता। अब खोलो भी, हाथ दर्द कर रहे हैं। समर्थ ने एक बार फिर कहा तो आदित्य को होश आया। तमन्ना भी अपने होश में आई और आगे आकर समर्थ की रस्सियां खोलने लगी। आदित्य ने जल्दी से अमूल्या को आजाद किया और अपनी मां को गले लगाया। सालों बाद मां बेटे खूब रोए, जिन्हें देखकर पीछे मौजूद गार्ड्स और राणा और उसके आदमी हैरान थे। इसी के साथ उनका डर 7 गुना बढ़ गया था, क्योंकि अब जाकर उन्हें पता चला है कि न सिर्फ उन्होंने आदित्य की पत्नी को उठाया बल्कि उनकी मां को भी उठा लिया। राणा ने बड़कों से कहा, साले तूने अपने साथ हम सब की ऊपर जाने की टिकट कटा ली है। बड़कों ने रोते हुए कहा, पर भाई, अगर ऐसा है तो इन्होंने क्यों उस लड़की को उठाने का ऑर्डर दिया? आखिर ये खुद की बहन को क्यों उठा रहे थे? बड़कों का सवाल सही था पर इसका जवाब राणा के पास नहीं था। वही अमूल्या काफी देर से आदित्य के गले लगी थी। आदित्य ने अमूल्या को चेहरा देखा। मॉम,
इतना कहकर आदित्य की नजर अमूल्या के सर के चोट पर गई। मॉम डॉट, ये किसने किया? आदित्य हैरान हो गया, भला उसकी माँ को चोट कैसे आई? राणा और उसके आदमियों का कलेजा मुंह को आ गया। पर तमन्ना ने उनकी आत्मा बाहर निकलते हुए आदित्य से शिकायत करते हुए कहा, फ्लैट पर ये सारे गुंडे चले आए हैं। जब आंटी ने रोकने की कोशिश की तो इनमें से एक ने आंटी को धक्का दिया और फिर आंटी टेबल से टकरा गई। आदित्य के आंखें गुस्से से आग उगलने लगी। उसने घूमकर राणा और उसके आदमियों को देखा। राणा ने घुटने पर आकर माफी मांगते हुए कहा, भाई माफ करना भाई, गलती हो गया। मालूम नहीं था कि ये दोनों मैडम है कौन। आदित्य गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला था कि अमूल्या ने उसे रोकते हुए कहा, आदित्य नहीं, आदित्य नहीं। पर मॉम, इन्होंने। आदित्य कुछ कहने को हुआ तभी अमूल्या ने उससे परेशान होकर कहा, ये चोट मामूली है, तू इस पर ध्यान मत दे। इन लोगों के पास अब भी देव्यांशी मौजूद है, तू उसे बचा ले। अमूल्या ने देव्यांशी की फिक्र में कहा। देव्यांशी दीन? आदित्य ने थोड़ी हैरानी से पूछा। क्योंकि किडनैप तो दीक्षा का हुआ है। पर आंटी दीक्षा देव्यांशी कैसे बन गई? तमन्ना ने कंफ्यूज होकर पूछा। उसे समझ नहीं आया, पर उसके इस सवाल ने आदित्य के दिमाग की सारी गुत्थी सुलझा दी। उसने आंखें बड़ी कर सांवलिया नजरों से अपनी मां को देखा। दीक्षा ही देव्यांशी है। वो मैं उसे सालों से छिपाकर रखते आई हूं। मैं नहीं चाहती थी कि और कोई मुसीबत आए। उस बेचारी के पास उसकी याददाश्त भी नहीं है। अमूल्या ने परेशान होकर आदित्य से कहा। आदित्य के लिए ये आज का दूसरा शौक था। दीक्षा ही देव्यांशी है और उसकी याददाश्त नहीं है। इतने समय से भाई बहन एक दूसरे के सामने थे और पहचान भी ना पाए। आदित्य ने अपनी मां से कहा, आप टेंशन मत लो, मैं उसे लेकर आऊंगा, पर आप अभी मेरे साथ चलो। कहकर आदित्य उसे वहां से बाहर लेकर आने लगा। मैं उस घर में नहीं जा सकती हूं, अमूल्या ने धीरे से आदित्य से कहा। आदित्य अपनी मां की हिचकिचाहट को समझते हुए बोला, मॉम, मैं आपको अपने घर लेकर चल रहा हूं, और भरोसा करो किसी को पता नहीं चलेगा। आदित्य अमूल्या को समझाकर कारखाने से बाहर लेकर आया और कार में बिठाया। 1 मिनट में अभी आया, कहकर आदित्य वापस कारखाने में गया। राणा और उसके साथी आदित्य को अंदर आता देख डर गए। आदित्य ने लाइन से सब पर नजर डाली और कहा, मेरी मां को धक्का किसने मारा? सब ने उस शख्स की तरफ देखा। ये कोई और नहीं बल्कि बड़को था। बड़को डरते हुए आगे आया। गलती हो गई, बड़को ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा। काले धंधे का एक उसूल है, गलती के बदले मौत। इतना कहकर आदित्य ने उसकी गर्दन को पकड़ा और वहां कारखाने के एक मशीन पर जाकर ठोक दिया। बड़को के सर से खून आने लगा। उसका सर चकरा गया। आदित्य ने दोबारा उस सर खंभे में फोड़ दिया। अब उसके सर से खून की धारा बहने लगी थी। अगले ही पल आदित्य ने उसकी गर्दन को हाथ से पकड़ा और उसे घुमाकर तोड़ दिया। बड़को का बेजान शरीर नीचे पड़ा हुआ था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने राणा से कहा, मैं चाहूं तो तेरी पूरी गैंग को खत्म कर दूं, पर तेरी गलती के वजह से मुझे मेरी मॉम मिली है, इसलिए तुझे छोड़ा है, वरना मैं अपने उसूल कभी ना बदलूं। आदित्य ने उसे अपने तरीके से धमकाया और वहां से निकल गया। वही कार में तमन्ना ने सर झुकाकर अमूल्या से कहा, मुझे तो पता ही नहीं कि आप मेरी सासू माँ हो, और मैं ना जाने क्या क्या बोल गई। तभी समर्थ ने कहा, ज्यादा नहीं, बस खड़ूस, टीवी सीरियल की डरावनी सास कहा तुमने। समर्थ ने तमन्ना के शब्दों को याद करते हुए कहा। तमन्ना को अब और भी रोना आ रहा था। आखिर उसकी सास उसके बगल में है और वो अक्ल की बेवकूफ कुछ भी बोले जा रही है। अब इसके लिए पहले मैं तुम्हें सजा दूंगी, उसके बाद ही तुम्हें माफ करूंगी, अमूल्या ने नकली गुस्सा दिखाकर कहा। तमन्ना अमूल्या से वाकई में डरकर चुप हो गई, पर उसने मन ही मन कहा, जब तक ये मेरी आंटी थी तब तक कितनी स्वीट थी, ना जाने सास बनने के बाद लोगों को हो क्या जाता है। मैं तो अपनी बहू के साथ ऐसा ना करूं। तभी आदित्य वहां आते हुए कहता है, आप लोग घर जाओ, मैं देव्यांशी दी को लेकर आता हूं।
पर आदित्य, अमूल्या और तमन्ना ने एक साथ चिंता जताई। मॉम, फिक्र मत कीजिए, आदित्य ने तमन्ना के हाथ पर हाथ रख कर कहा और फिर तमन्ना से कहा, मॉम को और अंकल को घर ले जाओ। सर्वेंट से कहकर इनकी जरूरत का ख्याल रखो और मॉम को याद से दवाई लगा देना। तमन्ना ने हाँ में सर हिलाकर कहा, मैं इनका ध्यान कर लूंगी, पर तुम अपना ध्यान करना और दीक्षा को लेकर आना। तमन्ना के लिए वो अब भी दीक्षा ही थी। इसके बाद तमन्ना की गाड़ी वहां से निकल गई और आदित्य दूसरी गाड़ी में बैठते हुए बोला, जितना तेज हो सके उतनी गाड़ी तेज चलाओ। कहकर आदित्य ने लंबी गहरी सांस ली। आदित्य की कार अगले पल हवा से बात करने लगी, पर आदित्य के दिमाग में कई तरह के सवाल थे। क्या कबीर जानता था कि दीक्षा ही देवयांशी है? ये सवाल आते ही आदित्य ने खुद को जवाब देकर कहा, पता होगा, तभी तो उसने किडनैप कराया है। जरूर उसका ही प्लान होगा कि मैं अपनी मॉम से मिल लूं। तभी आदित्य के दिमाग में दूसरा सवाल आया, आखिर इतना कुछ जानने के बाद कबीर ने बताया क्यों नहीं? आखिर क्या कर रहा होगा कबीर देवयांशी दी के साथ? और अकी को उसका क्या होगा? हे भगवान, मेरी दो बहनों की जिंदगी कबीर से शुरू होती है और कबीर पर खत्म। आदित्य को इन सारे सवालों ने परेशान कर रखा था। वही कबीर के घर पर कबीर और देवयांशी की शादी हो गई थी। इस वक्त देवयांशी के गले में कबीर की पहनाई हुई हार और मंगलसूत्र थे और मांग में सिंदूर, जिससे उसकी खूबसूरती में चार चंद लग गए थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो मिसेज देवयांशी। कबीर खुराना। कबीर ने देवयांशी से कहा। देवयांशी ने घूर कर कबीर को देखा, ये तुमने क्या किया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या कहूंगी सबसे? देवयांशी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कबीर ने उससे कहा, बेकार में टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई आता होगा यहां। उसके इतना कहते ही बाहर एक साथ कई सारी गाड़ियों का काफिला आ गया। देवयांशी ने उस तरफ देखा, आदित्य अपने गार्ड्स के साथ उतरकर वहां आया। देवयांशी ने मन ही मन कहा, अब आदित्य फिर मुझ पर इल्जाम लगाएगा कि मैंने अकीको की जगह छीन ली। पर आदित्य उसके करीब आया तो कुछ कदम पर रुक गया। उसने कबीर और देवयांशी को ध्यान से देखा, जिन्हें देखकर साफ साफ आसानी से कहा जा सकता है कि इनकी नई नई शादी हुई है। कबीर, ये तुमने क्या किया? आदित्य ने गुस्से में पूछा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कबीर देवयांशी को इसलिए किडनैप कर रहा है कि वो उससे शादी कर सके। चिल्लाओ मत साले साहब, यहाँ आकर बधाई दो, आखिर हमारा रिश्ता जुड़ गया है। कबीर ने मुस्कान के साथ आदित्य से कहा और आकर देवयांशी के बगल में आकर खड़ा हो गया। आदित्य, ये मैंने नहीं किया। देवयांशी उसे बताना चाहती थी पर उसे समझ में नहीं आया कि क्या बोले। देवयांशी दी, आदित्य ने पुकारा। उसकी नजरों में पछतावा था कि उसने अब तक उससे अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया। आदित्य, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूं? देवयांशी ने हैरानी से पूछा। आखिर उसे कैसे पता चला? वही उसकी बात सुनकर आदित्य हैरान होकर बोला, मॉम ने कहा था कि आपकी याददाश्त नहीं है, पर आपके सवाल तो कुछ और बता रहे हैं। आदित्य सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर क्या देवयांशी को सब याद है, पर कैसे? और मॉम को क्यों नहीं पता? उन भाई बहनों को सवाल जवाब करता देख कबीर ने कहा, चलो मैं बताता हूं, वरना तुम्हारे सवाल जवाब खत्म ना होंगे। कहकर कबीर ने देवयांशी के आने की वजह बताई और खामोशी की वजह भी। आदित्य को जब पता चला कि देवयांशी ने आज तक किसी को अपना सच नहीं बताया है तो उसे बुरा लगा। वो देवयांशी के पास आया और उसे गले लगाकर बोला, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपको किसी से छिपने की जरूरत नहीं। आपका हक बनता है कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपका है। देवयांशी ने आदित्य से कहा, छोटू आदित्य, आज इतना बड़ा हो गया जो मुझे समझाएगा। इस पर आदित्य को हल्की हंसी आ गई। वो देवयांशी से अलग होकर बोला, अगर आपको कबीर इतना पसंद है तो मैं घर पर बात कर लूंगा, आपको त्याग करने की कोई जरूरत नहीं। आदित्य नहीं चाहता था कि उसकी बहन, जिसे इतने सालों से कुछ नहीं मिला,
वो अपना प्यार भी गो दे। देवयांशी ने उसे मना करना चाहा, पर तभी कबीर ने बीच में कहा, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम सबसे बात करोगे? मैंने अभी तक इस शादी को स्वीकार नहीं किया है। ये सुनकर देवयांशी और आदित्य कबीर को देखने लगे। आखिर कबीर कहना क्या चाहता है? आदित्य को अपनी मॉम वापस मिल गई थी और उसे देवयांशी के बारे में भी पता चला। आदित्य ने देवयांशी से कहा, मैं चाहूंगा कि आप कबीर के साथ रहो। तभी कबीर ने कहा, जी नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानता। कबीर के कहे गए शब्दों को सुनकर आदित्य और देवयांशी उसे आंखें छोटी करके देखने लगे। आखिर कबीर कहना क्या चाहता है? हे, तुमने मेरी बहन का किडनैप कराया और उससे जबरदस्ती शादी की, और अब इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हो? आदित्य ने उससे सवाल किया। देवयांशी ने कबीर को देखकर पूछा, कबीर, जब तुम इस रिश्ते को मानना नहीं चाहते तो क्यों मेरी जिंदगी और अकीकों के जिंदगी के साथ खेल रहे हो? कबीर का चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरे अपने कुछ कारण हैं। मैं ये शादी कर सकता हूं पर इसे निभा नहीं सकता। ये सुनकर देवयांशी को झटका सा लगा। वो कबीर के पास आकर बोली, नहीं, निभा से सकते से तुम्हारा क्या मतलब है? उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। तुम मुझसे प्यार करते हो। यहां अभी तुमने फेरे लिए है। मेरी मांग भरकर तुमने मुझसे शादी की है और अब निभाने की ताकत नहीं है। कहकर देवयांशी के कबीर की शेरवानी की कॉलर पकड़कर कहा, कायर बुजदिल, आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कहते हुए देवयांशी की आंखों से आंसू आ रहे थे। आखिर उसका कबीर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम ही तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम ही मुझसे दूर जा रही थी, पर आज मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं तो क्यों? देवयांशी क्यों? कबीर ने उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। देवयांशी ने रोते हुए उसे पकड़ा और कहा, बेवकूफ, स्टूपिड, अड़ियल प्रेसिडेंट, मैं तुमसे प्यार करती हूं। कहते हुए देवयांशी ने अपना सर उसके सीने पर रखा। देवयांशी का इजहार सुनकर कबीर के होठों पर एक स्माइल आ गई। आदित्य ने कबीर की स्माइल देखकर मन ही मन कहा, नौटंकीबाज आदमी, सिर्फ मेरी बहन से प्यार का इजहार सुनने के लिए इतना नाटक किया। कबीर ने देवयांशी को खुद से अलग किया और उसके आंखों में देखकर पूछा, क्या सच में मुझसे प्यार करती हो? देवयांशी ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया। मेरी सारी बातें मानोगी? कबीर ने फिर पूछा। हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पर आज से 7 जन्म क्या 70 जन्म मैं ही तुम्हारी बीवी बनूंगी, देवयांशी ने मासूम आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर कबीर ने उसके आंसू पोंछकर कहा, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। मतलब? देवयांशी समझ नहीं पाई, क्या ठीक है? यही कि हम पति पत्नी है और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, कबीर ने देवयांशी के गाल खींचकर कहा। इस पर देवयांशी ने उसका हाथ हटाकर गुस्से में पूछा, कबीर, तुम नाटक कर रहे थे? कबीर ने उससे हंसते हुए कहा, हाँ, अब सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे नखरे झेलने हैं, तो तुम मेरा नाटक झेल लो। देवयांशी ने कबीर को धक्का दिया और आदित्य के पास जाते हुए इरिटेट होकर बोली, इस पागल प्रेसिडेंट किसने बनाया? कबीर ने उसे जवाब देते हुए कहा, उसी ने जिसने तुम्हें पागलों का डॉक्टर बनाया। देवयांशी ने मुंह बना लिया। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है तो मैं चलता हूं। कहकर आदित्य जाने वाला था कि कबीर ने उसे रोककर कहा, इसे अपने साथ लेकर जाओ। आदित्य ने कबीर को सवालिया नजरों से देखा और कहा, अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो मैं भला कैसे देवयांशी दी को लेकर जाऊं? कबीर, तुम फिर नाटक कर रहे हो। देवयांशी को ऐसा लगा जैसे कबीर फिर उससे मस्ती कर रहा है। इस पर कबीर ने शांत भाव के साथ आदित्य से कहा, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं। तुम वाकई में देवयांशी को लेकर जाओ। पर क्यों? आदित्य और देवयांशी ने एक साथ सवाल किया। क्योंकि अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है। तुम खतरे में हो देवयांशी, कबीर ने एकदम से कहा। खतरा? आदित्य की भौहें सिकोड़ गई। आखिर कैसा खतरा?
दुनिया की नजरों में तो देव्यांशी दी और मॉम मर चुके हैं, तो अब कैसा खतरा? आदित्य ने कबीर से सवाल किया। आदित्य, सुबह के 4 बज रहे हैं। मुझे बहुत से काम है। मैं इस बारे में तुम्हें बाद में डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए देव्यांशी का सुरक्षित होना जरूरी है, कबीर ने आदित्य को टालते हुए कहा। कबीर देव्यांशी की तरफ मुड़ा और उसके कंधे पकड़कर बोला, तुम दीक्षा बनकर ही रहना और टेंशन मत लेना, मेरे आदमी तुम्हारी सुरक्षा के लिए हर जगह तैनात है और मैं जल्द ही तुम्हें बहुत जल्द वापस लेने आऊंगा, कहकर उसने उसका माथा चूमा। पर कबीर कौन और क्या? देव्यांशी सब कुछ जानना चाहती थी, पर कबीर ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसे आदित्य के साथ भेज दिया। वही आदित्य के घर पर तमन्ना समर्थ और अमूल्या को लेकर घर आई थी। तमन्ना ने सर्वेंट से कहकर उनके रहने का इंतजाम कराया और अमूल्या के सर पर पट्टी कर दी। तमन्ना ने उन दोनों से कहा, आप लोग जाकर आराम कर लीजिए। समर्थ ने तमन्ना से कहा, नहीं, कारखाने की धूल से हमारा शरीर गंदा हो गया है, मैं हॉट वाटर बाथ लूंगा। तमन्ना ने सर्वेंट से कहकर उसका भी इंतजाम कराया। समर्थ और अमूल्या कुछ देर में नहाकर आए और जैसी ही बाहर आकर वो लिविंग रूम में बैठे कि तभी बाहर गाड़ियों की आवाज आई। अमूल्या ने सामने दरवाजे की तरफ देखा, सामने से आदित्य देव्यांशी को लेकर आ रहा था। देव्यांशी ने इस वक्त अपने पुराने कपड़े पहने हुए थे और बालों से सिंदूर को ढका हुआ था, जिससे अमूल्या को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। देव्यांशी कहकर अमूल्या ने उसे गले लगाया, तू ठीक तो है? उन लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? अमूल्या ने चिंता में पूछा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ पैसों के लिए मुझे लेकर गए थे, पर आदित्य से ने सब संभाल लिया। ये सुनकर अमूल्या को राहत मिली। आदित्य अमूल्या के पास आया और उसे साइड से गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। अमूल्या ने उसे गाल पर थपकी दी। अब माँ बेटे का मिलन हो गया तो कुछ खाने को मिलेगा। एक तो डिनर से पहले ही उन लोगों ने हमें उठा लिया, समर्थ ने मुंह बनाकर कहा। इस पर तमन्ना ने कहा, डोंट वरी, मैंने सर्वेंट से कहकर खाना बनवा दिया है। कल रात से किसी ने कुछ खाया ही नहीं था। सभी डाइनिंग एरिया में आए तो तमन्ना ने कहा, लगभग सुबह हो गई है, इसलिए कढ़ी खिचड़ी बनाई है। ये हल्का भी है और स्वादिष्ट भी। तमन्ना का कहना सही था। सभी ने उस खिचड़ी को खाया और फिर आराम करने रूम में चले गए। आदित्य तमन्ना के साथ रूम में आया। तमन्ना बात लेने जा रही थी कि आदित्य ने उसे रोका और कहा, मुझे भी बात लेना है, कहकर उसने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर ले गया। तमन्ना तो उसे रोक भी नहीं पाई। वही मेंशन में सुबह नाश्ते की टेबल पर अयांश को ना देखकर आरुषि उसके कमरे में गई। अयांश ने कल रात को कुछ नहीं खाया और सुबह भी वो उखड़ा उखड़ा सा था। अयांश, क्या हुआ है? आरुषि ने कमरे में आकर कहा। अयांश ने अपनिका को देखा और फिर नजर घुमाकर कहा, कुछ नहीं मॉम, सब ठीक है। पर आरुषि ने उसकी आंखें देख ली थी। झूठ मत कहो, मुझे तुम्हारी चिंता है। अयांश ने ये सुनकर आरुषि को गले लगाया और कहा, अमूल्या जिंदा है। उसके कहे गए शब्द को सुनकर आरुषि हैरान रह गई और कमरे के बाहर से जाती हुई अकीको ने अयांश के शब्दों को सुन लिया था और वो तुरंत छिपकर बाकी बातें सुनने लगी। क्या कह रहे हो अयांश? वो जिंदा है? पर कैसे? तुम्हें कोई वहम तो नहीं? आरुषि इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। नहीं माँ, कोई वहम नहीं, वो कल मेरे सामने थी, कहकर अयांश ने सब कुछ बताया, जिसे सुनकर आरुषि को खुशी हुई। इसका मतलब हमारी देव्यांशी भी। बाहर खड़ी अकीको ने जब अयांश के मुंह से उसकी और अमूल्या की मुलाकात सुनी तो वो हैरान तहेज और आरुषि के मुंह से देव्यांशी का जिक्र सुनकर उसका दिल बैठ गया। मेरा कबीर, अकीको ने परेशान होकर खुद से कहा। वो डर गई थी कि कहीं कबीर उससे दूर ना हो, पर अगले ही पल अंदर अयांश ने ना में सर हिलाकर आरुषि से कहा, नहीं मॉम, वो हादसा मेरी बेटी को निगल गया।
मेरी बच्ची को मुझसे दूर ले गया, अयांश ने दुखी मन से कहा, जिससे अब अयांश की उदासी आरुषि को समझ आने लगी थी। अकीको के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। फाइनली देव्यांशी दी मर गई, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा कबीर सिर्फ मेरा है, कहकर अकीको वहां से चली गई। कॉलेज में प्रोफेसर लव का लेक्चर खत्म हुआ और सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर आए। मन्नत नीलिमा के साथ कैंटीन में जाकर बैठ गई। कैंटीन का माहौल थोड़ा खाली था। नीलिमा और मन्नत का ऑर्डर तैयार हो रहा था। तभी कैंटीन में मौजूद लोग बाहर खिड़की की तरफ देखने लगे। उन सबको ऐसे बाहर देखता पाकर नीलिमा ने भी खिड़की के बाहर देखा और हैरान होकर बोली, प्रोफेसर लव और वोयलन। नीचे लव गार्डन एरिया में वायलोन बजा रहा था जिसकी धुन बहुत प्यारी थी। मन्नत के कानों में जब वो धुन गई तो उसने भी खिड़की के बाहर देखा। लव वहां आंखें बंद कर आसमान की ओर देखता हुआ वायलिन बजाए जा रहा था। वो रोमांटिक धुन जिसे सुनकर सभी के होठों पर मुस्कान आ गई। मन्नत भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। मन्नत जैसी ही मुस्कुराई वैसी ही लव ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र ऊपर कैंटीन के बालकनी में मौजूद मन्नत की आंखों से जा मिली। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बो से गए। तभी नीलिमा ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। उसके साथ और भी लोग शामिल हो गए, जिससे लव और मन्नत का ध्यान टूटा। मन्नत अपने टेबल पर वापस आकर बैठ गई। हे भगवान, ये लड़का है क्या? मन्नत ने खुद से कहा। ना जाने क्यों वो लव को समझ नहीं पा रही थी। लव ने उसे लेक्चर से बाहर निकाल कर परेशान किया और अब ये वायलिन बजाकर आखिर वो करना क्या चाहता है? मन्नत और नीलिमा का नाश्ता आ गया। तभी किसी ने आकर मन्नत से कहा कि उसे प्रिंसिपल केबिन में बुलाया गया है। मन्नत नाश्ता छोड़कर प्रिंसिपल केबिन में गई। आपने बुलाया सर? मन्नत ने पूछा। प्रिंसिपल ने उससे कहा, आओ मन्नत बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। प्रिंसिपल के कहने पर मन्नत ने हाँ में सर हिलाया और कहा, कहिए क्या बात है सर? मन्नत, कॉलेज हर साल एनुअल फंक्शन करता है। इस बार मैं चाहता हूँ इस फंक्शन में कुछ अलग हो, प्रिंसिपल ने मन्नत से कहा। मन्नत बड़े गौर से सब सुन रही थी। मैं चाहता हूँ कि इस साल सारी चीजें तुम संभालो, प्रिंसिपल ने जिम्मेदारी मन्नत को सौंप दी। पर सर मैं कैसे? मन्नत ने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा। मन्नत, तुम स्टूडेंट ग्रुप की प्रेसिडेंट हो और मैं समझता हूं कि तुम ये काम अच्छे से कर सकती हो, प्रिंसिपल ने मन्नत पर भरोसा जताकर कहा। अब बेचारी मन्नत ज्यादा मना नहीं कर पाई, पर ये सोच में पड़ गई कि वो ये सब करेगी कैसे। उसकी परेशानी को समझते हुए प्रिंसिपल ने कहा, तुम बेकार में टेंशन मत लो। यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ वॉलंटियर होंगे और तुम्हारे साथ काम करने के लिए प्रोफेसर लव होंगे। लव का नाम सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। क्या प्रोफेसर लव? पर क्यों? और मैं क्यों नहीं? मिस मन्नत, पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर मन्नत ने अपनी जीभ दांत के नीचे चबा ली। प्रिंसिपल ने दरवाजे पर खड़े लव को अंदर बुलाया और बैठने का इशारा किया। मन्नत और लव प्रिंसिपल के सामने बैठे हुए थे। प्रिंसिपल ने मन्नत को समझाते हुए कहा, प्रोफेसर लव का हमारे कॉलेज में ये पहला फंक्शन होगा और प्रोफेसर लव लगभग तुम सब की उम्र के ही है। वो सारी चीजों को करीब से समझना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए फंक्शन की तैयारियों में प्रोफेसर लव तुम्हें असिस्टेंट करेंगे। प्रिंसिपल ने सारी बात मन्नत को बताई। ये सब सुनकर मन्नत के पास मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उसने अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है सर। इतना कहने के बाद उसने बाहर जाने की इजाजत ली और वो बाहर गई। मन्नत कैंटीन आकर नीलिमा के पास बैठ जाती है। नीलिमा ने उससे कहा, क्या हुआ? ऐसा क्या कहा सर ने जो तेरा मूड उखड़ा है? नीलिमा ने मन्नत की शक्ल देखी जो काफी नाराज लग रही थी। मन्नत ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर नीलिमा बोली, वाह, अब मैं कह सकती हूँ कि तू वाकई में बहुत महान है, क्योंकि अब कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का तुझे फॉलो करेगा, तुझे असिस्ट करेगा और भी बहुत कुछ। मन्नत ने चिढ़ते हुए कहा, सुबह सुबह मजाक उड़ाने के लिए मैं ही मिलती हूँ क्या?
नीलिमा ने उससे कहा, चिलकर, समोसे भी ठंडे हो गए हैं। मैं दूसरा मंगाती हूँ, कहकर उसने वेटर को ऑर्डर दिया। वही शाम को आदित्य का घर। आदित्य ने जिद कर ली थी कि अमूल्या अब से वही रहेगी। उसकी इस जिद के आगे अमूल्या कुछ नहीं कह पाई। आखिर सालों बाद आदित्य को उसकी माँ मिली थी। वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और अमूल्या भी अब अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए आदित्य ने कुछ गार्ड्स और सर्वेंट से कहकर अमूल्या के घर से उसका सारा सामान मंगवाया। पर अमूल्या ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं अपना सामान खुद लेने जाऊंगी। आदित्य ने अमूल्या से कहा, पर मॉम क्यों? गार्ड्स और सर्वेंट है ना, वो आपका एक भी सामान नहीं छोड़ेंगे, सब ठीक होगा। आदित्य नहीं चाहता था कि अमूल्या खुद कुछ करे। वो तो बस अपनी माँ को महारानी की तरह रखना चाहता था। पर तभी देवयांशी ने कहा, रहने दो छोटू, माँ को खुद काम करने की आदत सी हो गई है। इस बार उन्हें अपनी मर्जी चला लेने दो। अब जब माँ यही रहेंगी तब उन्हें एक भी काम मत करने देना। आदित्य ने एक नज़र देवयांशी को देखा और फिर सर हिला दिया। आदित्य ने अमूल्या को सिक्योरिटी के साथ वहां भेजा। अमूल्या के साथ समर्थ और देवयांशी भी मौजूद थे। अमूल्या कार में शांत थी पर उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। देवयांशी ने आदित्य को छोटू क्यों कहा? क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई है? और कल भी उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। आदित्य ने कई बार मुझे मॉम कहा, पर देवयांशी ने सवाल नहीं किया, आखिर क्यों? अमूल्या यही सोच रही थी और उसकी नज़र देवयांशी पर गई जो अपने फ़ोन में व्यस्त थी। घर पहुंचकर समर्थ ने अमूल्या से कहा, वेल, इंडिया आने के बाद मैं अपने घर गया नहीं हूं, इसलिए मैं यहां रहूंगा या फिर अपने घर जाऊंगा। अमूल्या ने समर्थ को देखा और कहा, ये अच्छी बात होगी कि तुम उनके घर जाओ, आखिरकार वो तुम्हारी फैमिली है। तुम्हें उस फैमिली के पास वापस जाना चाहिए। समर्थ ने हमें सर हिलाया और अपना सामान पैक करने लगा। उसका मकसद अमूल्या को उसके घर वापस पहुंचाना था। आज उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था और वो आदित्य के घर पर नहीं रुकना चाहता था। यहाँ देवयांशी अपना सामान पैक कर रही थी कि अचानक उसे वॉशरूम जाना पड़ा। वो वॉशरूम गई ही थी कि उसके रूम में अमूल्या आई। अमूल्या ने उसके आधे सामान को पैक और आधे सामान को बिखरे देखा तो उसका सामान पैक करने लगी। पर तभी अमूल्या के हाथ एक फाइल लगी। उसने उस फाइल को देखा तो उस पर अयांश का नाम लिखा था। अयांश का नाम देखकर अमूल्या की आंखें छोटी हो गई। अमूल्या ने उस फाइल को ध्यान से देखा और फिर उसे खोला। अयांश धनराज गिर। अमूल्या ने पूरा नाम पढ़ा। अमूल्या को एक झटका सा लगा क्योंकि ये कोई मामूली फाइल नहीं थी। ऊपर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था, मेंटल केस। एक डॉक्टर होने के नाते अमूल्या उस बात को बड़े अच्छे से समझती थी। अमूल्या ने उस पूरे पेपर को पढ़ा और धक से बेड पर बैठ गई। पिछले 19 सालों से अयांश पागलों की तरह जिंदगी गुजारते आए हैं। पर ये फाइल देवयांशी के पास कैसे? अमूल्या हैरान होकर खुद से ये सब कहे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अयांश की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी। तभी देवयांशी वॉशरूम से बाहर आई। देवयांशी को देखकर अमूल्या को अचानक एक बात याद आई। अमूल्या ने देवयांशी से पूछा था कि आखिर वो किसका इलाज कर रही है, जिस पर देवयांशी बोली, तमन्ना के फ्रेंड के डैड है, काफी रिच फैमिली से है और वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए उसकी हेल्प लेना चाहते हैं। ये बात याद आते ही अमूल्या की आंखें बड़ी हो गई। तमन्ना का दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसका पति आदित्य था और आदित्य के डैड अयांश ही था जिसका इलाज देवयांशी कर रही थी। देवयांशी ने भी अपनी माँ को कमरे देखा। मॉम, आप यहाँ? कहते हुए वो अमूल्या के पास आई। अगले ही पल एक चटाक की आवाज आई। घर में मौजूद गार्ड्स जो बाहर का सामान ले जाने वाले थे वो रुक गए और समर्थ अपने रूम से दौड़ता हुआ आया। वही दूसरी तरफ अयांश जो आज खाली समय में बगीचे में पेंटिंग कर रहा था। उसके हाथ से अचानक ब्रश उछल गई और उसके गलों पर लग गई। अयांश उस पेंट ब्रश को उठाने के लिए नीचे झुका।
तभी उसके सीने में थोड़ा दर्द हुआ। अयांश ब्रश उठाकर अपनी बनाई हुई उस पेंटिंग को देखता है। ये और कोई नहीं 5 साल की देव्यांशी की तस्वीर थी। पर वो तस्वीर थोड़ी खराब हो गई थी। ब्रश के पेंट के छींटे उस तस्वीर पर जा लगे। वही घर पर देव्यांशी हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी, जिसने आज तक कभी उसे थप्पड़ नहीं मारा था। मॉम, आपने मुझे क्यों? देव्यांशी के पास शब्द नहीं थे। अमूल्या, ये क्या है? तुमने उस पर हाथ कैसे उठाया? समर्थ जल्दी से देव्यांशी के पास आते हुए बोला। उन दोनों के इस जवाब में अमूल्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फाइल उन्हें दिखाया। उस फाइल को देखकर देव्यांशी और समर्थ दोनों हैरान हुए। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरी याददाश्त वापस आ गई है? अमूल्या ने तेज आवाज में पूछा, जिससे देव्यांशी को बहुत डर लगने लगा था। उसे डरता देख समर्थ ने उसे पीछे छिपाया। देखो अमूल्या शांति से बात करते हैं। शांति? समर्थ, तुम्हें लगता है अब भी कुछ बात करने के लिए बचा है? अमूल्या ने सवाल किया। ये लड़की पिछले 2 महीने मेरे आंखों के उस मनहूस मेंशन में जाती है और अपने बाप का इलाज करती है। बेटी बाप से मिल रही है, ये अच्छी बात है, पर क्या मुझे ये बात पता हो ये जरूरी नहीं? अमूल्या ने गुस्से में कहा। अमूल्या के वो मेंशन मनहूस था जहां उसकी बहन मदीहा नहीं रही, उसकी अम्मी नाजिया नहीं रही, और देव्यांशी भी उस मेंशन में रोज जा रही है, उन सबके बीच है। अपने बाप से मिल रही है, पर एक बार भी उसने अपनी माँ को इस बारे में नहीं बताया। अगर बताया होता तो क्या तुम जाने देती? समर्थ ने अमूल्या से सवाल किया तो एक पल के लिए अमूल्या खामोश हो गई और फिर समर्थ से पूछा, क्या तुम इसके साथ शामिल थे? समर्थ की बातें ऐसी थी जैसे वो सब कुछ जानता हो। समर्थ ने अब फैसला किया वो अमूल्या से कुछ नहीं छुपाएगा, इसलिए उसने अमूल्या से कहा, अमेरिका में जो छोटा हादसा हुआ उससे तुम्हारी बेटी की याददाश्त वापस आ गई, पर तुम्हारी इंडिया ना आने की जिद ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया। यहाँ आकर वो सिर्फ दूर से परिवार को देखना चाहती थी, पर जब उसे पता चला कि उसकी बाप की ये हालत है तो उसने सब कुछ सही करने का फैसला किया। तुम भले ही उस मेंशन को मनहूस कहती हो, पर वहां रहने वाले लोग आज भी नहीं जानते हैं कि दीक्षा ही देव्यांशी है। समर्थ ने अमूल्या को एक आधा सच बताया। अमूल्या ने अपने सर पर हाथ रख लिया, वो परेशान हो गई थी। वही देव्यांशी ने रोते हुए कहा, डैड की तबीयत ज्यादा खराब थी, देश का बड़े से बड़ा डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं, कहते हुए वो अपनी माँ को देखने लगी। अमूल्या के आंखों में आंसू थे। अयांश के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं, कहते हुए अमूल्या बेड पर बैठकर रोने लगी। अमूल्या अयांश से नाराज थी, पर प्यार खत्म नहीं हुआ था। आज जब उसे अयांश के बारे में इस तरह पता चल रहा है तो उसे तकलीफ हो रही है। अमूल्या, जो हो गया है उस पर मिट्टी डालो, वापस जाकर सब कुछ सही करने की कोशिश करो, वैसे ही अब अयांश ठीक है। समर्थ ने उसे समझाया। हाँ, मैंने डैड को बिल्कुल पहले की तरह कर दिया है, वो पहले से भी हैंडसम स्मार्ट हो गए हैं। देव्यांशी ने अपनी माँ के होठों पर स्माइल लाने की कोशिश करते हुए कहा, वो सच में ठीक है ना? और ये सब उसके साथ हुआ कैसे? अमूल्या ने परेशान होकर कहा। इस पर देव्यांशी ने समर्थ को एक नज़र देखा और फिर अमूल्या से कहा, मुझे उस घर की जानकारी नहीं, आप छोटू से पूछ लेना। देव्यांशी अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने बात को टाल दिया और वो आदित्य से बात कर उसे भी मना करने वाली है। अमूल्या का चेहरा उदास हो गया और उसने उससे कहा, पैकिंग कर, मुझे आदित्य से पूछना है। कहकर वो उठी और अपने कमरे में अपनी तैयारी करने चली गई। देव्यांशी और समर्थ ने एक दूसरे को देखा तो समर्थ ने उससे कहा, अमूल्या का ख्याल रखना। देव्यांशी ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप बीच मझधार में क्यों छोड़ रहे हैं? थोड़े दिन हमारे साथ रहे, उसके बाद आप चले जाना। मुझे अकेले क्यों फंसा रहे हैं? इस पर समर्थ ने उससे कहा, मेरा काम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाना था, अब तुम वापस से। इसके आगे वो कुछ नहीं पाया
और देव्यांशी की मदद के लिए एक बार फिर आदित्य के घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए मान गया। वही आरुषि ने अपने पति आदित्य से कहा, इस घर में कई दिनों से सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। मैं चाहती हूं कि छोटी सी पार्टी हो और थोड़ी खुशियां आए। आदित्य ने आरुषि को देखा, पिछले कुछ दिनों से वो परेशान है, इसलिए उसने उससे कहा, अकीको का जन्मदिन है, 2 दिन बाद उसकी ही पार्टी कर लेते हैं और हमारे घर के सारे परिवार को बुला लो। अनाया, ऋषिका, आदृषि, इन सब को कहो कि अपने परिवार के साथ आए। इस पर आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही सोच रही थी। बेटियों से मिले काफी समय हो गया है। मैं अभी बटलर से कह देती हूँ। कहकर वो बाहर चली गई। अकीको को जब ये पता चलता है कि उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है तो वो बहुत खुश होती है और सारी तैयारियां अपने हिसाब से करवाती है। उसने मन ही मन कहा, उस दिन मैं सबके सामने दीक्षा को एक्सपोज कर दूंगी और कबीर और मेरी सगाई को सबके सामने ला दूंगी। कबीर और उसकी सगाई के बारे में सिर्फ उनके सर्कल के लोगों को पता था। अब जब अकीको 21 साल की हो रही है तो ये बात सबके सामने लाने का वक्त हो गया था, जिसके कुछ समय बाद कबीर से उसकी शादी हो सकती थी। इसलिए उसने पार्टी की तैयारी और भी बढ़िया तरह से करवानी शुरू कर दी। वही आदित्य और तमन्ना किचन में खाना बना रहे थे। तमन्ना ने उस जली हुई रोटी को देखकर कहा, आज तो सासू माँ मुझे कच्चा खा जाएंगी। तमन्ना और आदित्य किचन में अमूल्या के लिए खाना बना रहे थे। दूसरे शब्दों में कहे तो सारा खाना आदित्य ने बनाया था और तमन्ना ने उसकी थोड़ी बहुत मदद की थी। पर जब तमन्ना ने रोटियां बनाई तो रोटियां पक कम जल ज्यादा रही थी। तमन्ना, तुम मेरी माँ को ऐसी जली हुई रोटियां खिलाने वाली हो? आदित्य ने उसकी रोटी को देखकर कहा। तमन्ना मुंह बनाकर बोली, मैं क्या करूं, ये रोटी ठीक से बन रही है और तुम्हारी मॉम जो कल तक मेरी स्वीट आंटी हुआ करती थी पर आज मेरी सास बन गई है, ना जाने मेरा क्या होगा। आदित्य को उस पर हंसी आ गई और उसने कहा, ऐसा करो, मुझे रोटियां बनाने दो और तुम देखो अगली बार से बनाना। आज के लिए मॉम के लिए मैं ही उनका बेटा हूं और मैं ही उनकी बहू, कहकर आदित्य रोटियां बनाने लगा और इसी के साथ वो तमन्ना को ट्रेनिंग देता।